हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो से हम देखने वाले हैं AWT के बारे में। तो AWT जावा के अंदर क्यों यूज़ किया जाता है और इसके थ्रू हम GUI एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो AWT का मतलब क्या होता है? AWT का मतलब होता है एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट्स। तो ये एक API है जो कि डेवलप करता है GUI और विंडो बेस्ड एप्लीकेशन। जैसे कि ना आपको कोई भी विंडो का एप्लीकेशन क्रिएट करना है तो AWT के थ्रू, जो कि एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट्स के थ्रू आप क्रिएट कर सकते हो। तो इसके अंदर काफ़ी सारे आपको कंपोनेंट देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि कौन से कंपोनेंट है और हम इस सिलेबस में क्या क्या पढ़ने वाले वो चीज़ें बता देता हूँ। तो ये AWT का जो कि है ना, मैं ट्यूटोरियल स्टार्ट करने के पहले मैं बताया तो आपको जावा का नॉलेज होना चाहिए। तो आपने अभी तक जावा का ट्यूटोरियल नहीं देखा है तो मैंने पूरा ट्यूटोरियल बनाया हुआ है जावा के ऊपर, जैसे कि मैं आपको शो कर देता हूँ। तो ये देख सकते हो, इसके अंदर मैंने पूरा बेसिक से लेके एडवांस जो कि कोर जावा तक समझाया, जिसके अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना जो और इनहेरिटेंस, एनकैप्सुलेशन, ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें। तो इस वीडियो को पहले जाके देख लीजिए, इसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप डायरेक्ट मेरे चैनल के अंदर जाके आप प्ले लिस्ट के अंदर जाके भी आपको ट्यूटोरियल मिल जाएंगे। तो काफ़ी सारे अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल मैंने बनाए हुए, जैसे SQL के ट्यूटोरियल बनाए हुए हैं और इसके अंदर जैसे कि कॉटलिन के भी ट्यूटोरियल बनाए हुए और जावा के भी ट्यूटोरियल बनाए हुए हैं। तो आप SQL और जावा ये देख लीजिए। आगे हम ये AWT के ट्यूटोरियल के साथ में डेटाबेस कनेक्टिविटी भी करेंगे। तो डेटाबेस कनेक्टिविटी करने के लिए हमें कुछ क्वेरी की ज़रूरत पड़ेगी, क्वेरी टाइप करना पड़ता है। तो क्वेरी क्या होती है, कैसे रन की जाती है, कैसे एग्जीक्यूट की जाती है और वैल्यू वगैरह इंसर्ट कैसे किया जाता है, तो SQL का भी ट्यूटोरियल है, ये भी आप देख लीजिए। तो जावा का, SQL का, ये सारे का ट्यूटोरियल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। और इसके अंदर जो भी हम कंपोनेंट, जो भी GUI डिज़ाइन करेंगे, इसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं इंटेलीजे। तो इंटेलीजे IDE को यूज़ करके हम इसके थ्रू हमारे जावा के कोड इसके अंदर लिखेंगे और हमारे जो भी GUI ये डिज़ाइन करेंगे। तो इंटेलीजे आपने अभी तक इंस्टॉल नहीं किया और इसको कैसे जावा के साथ में इंटीग्रेट करना है, वो भी वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो हमारे स्कूल में, कॉलेज में नोटपैड के अंदर सिखाया जाता है, पर नोटपैड के अंदर हमें ना काफ़ी सारे एरर्स रहते हैं, काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो वो चीज़ें है ना, हमें जो कि समझने में टाइम चले जाता है और काफ़ी टाइम के बाद में आप एक नॉर्मल एप्लीकेशन प्रोग्राम क्रिएट कर पाते हो। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हाफ एन आवर लगेगा नोटपैड के अंदर, वही चीज़ आप है ना कोई भी IDE यूज़ करोगे, इसके अंदर आपका 10 मिनट में हो जाएगा वो काम। तो इसके लिए हम IDE को यूज़ किए जाते हैं और IDE बहुत ही हेल्पफुल रहती है, उसके अंदर काफ़ी अच्छे सजेशन देखने को मिल जाते हैं। तो ये हो गया। अब इस सिलेबस के अंदर हम क्या क्या देखने वाले हैं, जैसे कि GUI डेवलपमेंट करने के लिए GUI के अंदर क्या क्या रहते हैं, बटन्स रहते हैं, लेबल रहते हैं, टेक्स्ट फील्ड रहते हैं, ऐसे काफ़ी सारे कंपोनेंट होते हैं। तो कोई भी विंडो का सॉफ्टवेयर हो गया तो वो है ना हम AWT के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। और ये AWT जो कि है ना एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट से, तो ये जो भी कंपोनेंट प्रोवाइड करता है ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट कंपोनेंट है, ये जो कि विंडो के अंदर जो कि सपोर्ट करते हैं और ये थोड़े हैवी वेट कंपोनेंट है। तो इसका मतलब क्या होगा वो आगे मैं आपको बता दूंगा। बहुत ही सिंपल है, कुछ हार्ड नहीं है। काफ़ी लोगों को लगता है कोडिंग बहुत हार्ड है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सिलेबस की बात करें तो हम क्या क्या देखने वाले, जैसे कि AWT का बेसिक चीज़ें देखने वाले हैं, इवेंट हैंडलिंग के बारे में देखने वाले। इवेंट हैंडलिंग का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने है ना ये पावर पॉइंट ओपन करके रखा हुआ है, इधर मैं जो कि क्लोज पे क्लिक करता हूँ। जैसे क्लोज पे क्लिक करूंगा तो इधर आपको है ना एक पॉपअप डायलॉग आ जाएगा। ये पॉपअप डायलॉग आएगा तो इधर मैं क्लिक करूंगा तो कहीं भी क्लिक नहीं होएगा जब तक इसको मैं है ना जो कि या तो सेव या तो डोंट सेव या तो कैंसिल पे क्लिक नहीं करूंगा, तब तक हमारा कहीं भी क्लिक नहीं होगा। इसे कहते हैं इवेंट हैंडलिंग। और नेक्स्ट हमारा आता है AWT बटन्स। तो जो कि है ना बटन आपको पता ही है, जैसे कि मैं क्लोज पे क्लिक करता हूँ, ये बटन है। तो इसे बटन को कैसे क्रिएट करना है। बाद में फिर लेबल मतलब जैसे कि कुछ भी चीज़ें ये लिखी हुई है, ये देख सकते हो स्लाइड्स, फॉन्ट या फिर पैराग्राफ या फिर ड्राइंग, ये लिखा हुआ है, ये एक लेबल के थ्रू लिखा हुआ है, ये देख सकते हो क्लिक टू ऐड नोट्स। तो ये सारी चीज़ें एक लेबल है। और नेक्स्ट बात करते हैं चेकबॉक्स ग्रुप के बारे में। तो चेकबॉक्स ग्रुप जैसे कि रेडियो बटन हो गया या फिर है ना हमारा चेकबॉक्स बटन हो गया, उस टाइप का चेकबॉक्स ग्रुप होता है। तो मैं आपको शो कर देता हूँ एग्जांपल के थ्रू। तो हम इधर फॉर्मेट बैकग्राउंड के अंदर चल जाते हैं और इधर आप देख सकते हो, इधर आपको कुछ चेकबॉक्स के ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। तो इसे हम जो कि रेडियो बटन कहते हैं और इसी तरह सिमिलर दिखता है, बस स्क्वायर में होता है, इसे हम जो कि चेकबॉक्स कहते हैं। तो ऑलमोस्ट सेम होता है, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट हमारा टेक्स्ट फील्ड किसे कहते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो इधर मैं कुछ भी चीज़ें टाइप कर रहा हूँ तो ये हमारा एक टेक्स्ट फील्ड हो गया। और इसके बाद में टेक्स्ट एरिया हमारा जैसे कि नोटपैड है। तो इधर मैं नोटपैड को ओपन करके आपको शो कर देता हूँ। तो इधर आप देख सकते हो जितना भी पूरा एरिया आपको देखने को मिल रहा है, इसे हम टेक्स्ट एरिया करते हैं। तो इसके अंदर जो भी चीज़ें टाइप करेंगे उसे टेक्स्ट एरिया और टेक्स्ट फील्ड में क्या डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप लॉगिंग या फिर कोई पेज पे रजिस्टर कर रहे हो या फिर कोई सॉफ्टवेयर के अंदर रजिस्टर करो, अपना डिटेल फिल कर रहे हो, तो वहाँ आप है ना अपना यूजर नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड वगैरह डालो। तो वहाँ हम जो GUI क्रिएट करेंगे वहाँ हम टेक्स्ट फील्ड को यूज़ करेंगे। और जहाँ हम एड्रेस फिल कर रहे हैं, मतलब 2-3 लाइन का हमारा जो कि इनपुट होने वाला है, तो वहाँ हम टेक्स्ट एरिया को यूज़ करेंगे। तो टेक्स्ट एरिया वहाँ यूज़ किया जाता है और टेक्स्ट फील्ड जो कि हम यूजर नेम, पासवर्ड या फिर ईमेल डालते हैं, वहाँ टेक्स्ट फील्ड को यूज़ किया जाता है। तो ये डिफरेंट आपको देखने को मिलता है। जहाँ हमें मल्टीपल्स लाइन लिखनी पड़ती है या फिर कुछ मैसेज बहुत बड़ा लिखना पड़ता है, तो वहाँ हमें टेक्स्ट एरिया को यूज़ करते हैं।
और उसके बाद में चेक बॉक्स के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया दिया। चॉइस, जैसे कि चॉइस मतलब है ना, ये हमारा देख सकते हो ये एक लिस्ट है और इसे हम चॉइस भी कहते हैं। चॉइस के अंदर आपको इतने ऑप्शन देखने को नहीं मिलते, तो ये देख सकते हो कुछ इस टाइप का चॉइस होता है। तो चॉइस का मैं आपको और भी डिटेल में एग्जांपल बता देता हूँ। तो देख सकते हो ये आपको इमेज दिख रहा है, तो इसके अंदर ना 4 ऑप्शन जैसे आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3 दिया हो, तो इसे हम चॉइस कहते हैं। तो AWT के अंदर चॉइस वगैरह क्रिएट करें तो इस टाइप से क्रिएट करते हैं। और नेक्स्ट हमारा लिस्ट, तो लिस्ट क्या होता है, जैसे आप देख सकते हो ये लिस्ट है हमारे फॉन्ट्स के अलग अलग, तो इसे यूज़ करने के लिए हम लिस्ट को क्रिएट करके बाद में फिर AWT कंपोनेंट के साथ में जो कि है ना इंटीग्रेट करके बाद में फिर हम ये इस टाइप का लिस्ट क्रिएट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको करके दिखाऊंगा, कोई भी टफ नहीं, ये बहुत ही ईजी, बस मेन आपको थोड़ा थोड़ा ऊपर से पता चल जाए, बाद में फिर आपको समझने में ईजी पड़ेगा। और उसके बाद में AWT कैनवस, तो कैनवस क्या होता है, जैसे कि ना ये मैंने ये पावर पॉइंट यूज़ किया हुआ, तो इसके बैकग्राउंड में मैंने एक फॉन्ट यूज़ किया हुआ है, जैसे आप देख सकते हो डिज़ाइन यूज़ किया हुआ है। तो वो डिज़ाइन कैसे क्रिएट होगी, तो वो जैसे ये कलर दिख रहा है, ये सब दिख रहा है, तो ये हमारे कैनवस के थ्रू होता है, तो इसे हम कैनवस कहते हैं। और बाद में फिर स्क्रॉल बार, तो स्क्रॉल बार तो इस बहुत ही सिंपल है, इधर आप देख सकते हो ये हमारा एक स्क्रॉल बार हो गया और इधर आप देख सकते हो ये हमारा एक स्क्रॉल बार हो गया, साइड में आपको दिखता रहेगा, तो इसे हम स्क्रॉल बार कहते हैं। और नेक्स्ट में मेन्यू आइटम और मेन्यू, तो जैसे आप देख सकते हो टॉप पे ऊपर देखने को मिल रही है, ये सारे के सारे मेन्यू है, इसके अंदर अलग अलग मेन्यू आइटम होते हैं, उसके अंदर सब मेन्यू होते हैं। तो ये मैं नोटपैड के अंदर दिखाता हूँ जिससे आपका डाउट और भी क्लियर हो जाएगा। तो ये आप देख रहे हो ये हमारा मेन्यू है। अब ये हमारा मेन्यू, इसके अंदर मेन्यू आइटम्स, ये देख सकते हो ये मेन्यू आइटम्स है। और इसके अंदर है ना आप देख सकते हो कोई मेन्यू आइटम के अंदर भी मेन्यू होते हैं, जैसे कि व्यू पे क्लिक करता हूँ, व्यू पे आपको देख सकते हो 2 ऑप्शन देखने को मिल रहा है, जूम और स्टेटस बार। अब जूम पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये हमारा सब मेन्यू हो गया। तो ये भी कैसे क्रिएट करना पूरा एकदम मैं डिटेल में बताऊंगा। तो इसे हम मेन्यू आइटम और सब मेन्यू कहते हैं। और इसे मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। बाद में हमारा आता है पॉपअप मेन्यू। पॉपअप मेन्यू क्या होता है, जैसे आप देख सकते हो इधर मैं माउस से राइट क्लिक कर रहा हूँ तो ये हमारे कुछ मेन्यू के ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, इसे हम पॉपअप मेन्यू कहते हैं। नोटपैड के अंदर भी मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ तो ये देख सकते हो पेस्ट, सेलेक्ट, राइट, लेफ्ट, रीडिंग, ये सारे के सारे ये हमें पॉपअप मेन्यू का ऑप्शन कहा जाता है। और AWT पैनल, जो कि है ना इसके अंदर एक पैनल का मतलब क्या होता है, जैसे कि है ना कुछ कंपोनेंट्स जैसे बटन, लेबल्स वगैरह एक हमें एक कंटेनर के अंदर डालना है, जैसे एक पैनल के अंदर डालना है, तो उसे हम पैनल कहते हैं। तो ये मैं आपको शो कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो इस टाइप का जो कि बटन 1 बटन 2 एक पैनल के अंदर ऐड किया गया है। इस पैनल का बैकग्राउंड कलर जो कि ग्रे दिया हुआ है, तो इसे हम पैनल कहते हैं। और पैनल के बाद में आप देख सकते हो आता है हमारा डायलॉग। तो डायलॉग का क्या होता है, जैसे कि आप देख सकते हो इसको जो कि पावर पॉइंट है, मैं क्लोज करता हूँ, जैसे क्लोज करूँगा तो ये हमारा एक डायलॉग बॉक्स आ गया है, तो इसे डायलॉग बॉक्स कहते हैं। और इसके अंदर कुछ हम जो कि है ना कंडीशन लगा सकते हैं, कुछ बटन भी ऐड कर सकते हैं, लेबल भी ऐड कर सकते हैं। तो ये सारे कंडीशन जो कि हमारे एक्शन लिस्नर, आइटम लिस्नर, माउस लिस्नर, ऐसे सारे सारे अलग अलग चीज़ें हैं इसके थ्रू होते हैं, वो भी मैं आपको आगे बता दूंगा। और इधर आप देख सकते हो जो कि ना टूल किट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ये टूल किट क्या है, तो इसका नाम ही जो कि आप देख सकते हो एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट। तो टूल किट के थ्रू हम जो कि ना हमारा टाइटल चेंज कर सकते हैं, हमारे जो भी सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं उसको हमें आइकन देना है। जैसे देख सकते हो पावर पॉइंट का कॉर्नर में आपको आइकन देखने को मिल रहा है, तो वो आइकन सेट करना हमारे मतलब जो भी हमारा सॉफ्टवेयर है उसका जो भी हमने आइकन डिज़ाइन किया उससे सेट करना है, तो वो हम टूल किट के थ्रू सेट कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, तो सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा बाद में। फिर हमारा एक्शन लिस्नर आता है, कोई भी बटन पे हम कुछ क्लिक करने के बाद में कुछ एक्शन परफॉर्म होता है, वो हमारा एक्शन लिस्नर के थ्रू होता है। और ये हमारा माउस लिस्नर आता है। माउस लिस्नर का मतलब जैसे कि ना मैं कहीं भी माउस को मूव कर रहा हूँ, बाद में जैसे कि मैं इधर माउस को लेके आया, बाद में इसके अंदर लेके आता हूँ, तो माउस का आप देख सकते हो डिज़ाइन चेंज हो गया। अब ये माउस का जैसे कि टाइप करते वो वाला डिज़ाइन, अगर बाहर लेके आता हूँ तो माउस जैसा हो गया, और इधर जैसे कि मैं इस लाइन पे लेके आता हूँ तो एक स्क्वायर जैसा आपको प्लस जैसा देखने को मिल रहा है। तो ये हमारा माउस जो कि माउस लिस्नर और माउस मोशन लिस्नर के थ्रू किया जाता है। तो माउस है ना जहाँ हम हमारा माउस लेके जाएंगे इस हिसाब से माउस में चेंजेस होने चाहिए। अभी ये माउस नॉर्मल है, बाद में जैसे कि मैं इसके अंदर आऊँगा तो ये एक टेक्स्ट फील्ड जैसा माउस का हो जाना चाहिए। आप देख सकते हो माउस दिख रहा है। बाद में फिर जैसे कि मुझे इसको मूव करना है, तो जैसे कि मैं इस लाइन पे लेके आऊँगा हमारे टेक्स्ट को, तो इस लाइन पे लेके आऊँगा तो आप देख सकते हो हमारा माउस जो कि एक स्क्वायर जैसा डिज़ाइन हो गया। तो ये हमारा माउस लिस्नर और माउस मोशन के थ्रू होता है। और हमारा आइटम लिस्नर और की लिस्नर क्या होता है, जैसे कि आप देख सकते हो ये हमारी एक लिस्ट है, तो लिस्ट के अंदर से कुछ भी चीज़ हम सेलेक्ट करते हैं तो वो हमारा एक आइटम लिस्नर के थ्रू सेलेक्ट होता है। और बाद में फिर उसके अंदर हम कुछ भी टास्क दे सकते हैं, कुछ भी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। जैसे कि मैं ना इधर ये सेलेक्ट करने के बाद में फिर इधर कोई भी कोई भी फॉन्ट को सेलेक्ट करता हूँ तो वो फॉन्ट के हिसाब से चेंजेस हो जाएगा। तो इस तरह हमारा आइटम लिस्नर की लिस्नर के थ्रू होता है।
और लास्ट में आता है विंडो लिस्नर। विंडो लिस्नर मतलब जैसे कि आप विंडो को क्लोज कर रहे हो तो क्लोज हो जाना चाहिए, या फिर ना आपको क्लोज करने के बाद में फिर बैकग्राउंड में नीचे टास्क मैनेजर में चालू रखना है, तो इसके लिए विंडो लिस्नर और एडेप्टर क्लास को यूज़ किया जाता है। सेम कॉन्सेप्ट जो कि क्लोज AWT विंडो के अंदर भी यही कॉन्सेप्ट है। और लास्ट में हम जो कि क्रिएट करेंगे GUI का प्रोजेक्ट, और इसके अंदर हम डेटाबेस को कनेक्ट करेंगे। डेटाबेस को कनेक्ट करके आपको है ना जो कि AWT कंपोनेंट को यूज़ करके जैसे बटन वगैरह और है ना यूज़र से कुछ फिल कराएंगे, बाद में वो डेटाबेस में स्टोर कराएंगे और वो डेटा से रिट्रीव कराएंगे, कुछ भी क्रिएट करेंगे जैसे स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम या फिर लाइब्रेरी मैनेजमेंट या फिर हॉस्पिटल मैनेजमेंट, कोई भी एक सॉफ्टवेयर अच्छा सा क्रिएट करेंगे वो डेटाबेस कनेक्शन के साथ में। तो वो सारी चीज़ें बताऊंगा मैं आपको। तो ये AWT का ट्यूटोरियल देखने के पहले आप है ना सबसे पहले ये जावा का ट्यूटोरियल देख लीजिए, और जो कि MySQL मतलब SQL भी देख लीजिए। तो इन दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में, ये दोनों आप देख लोगे तो ही आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि इसके अंदर मैं फिर से बेसिक चीज़ें नहीं बताऊंगा जो कि है ना वेरिएबल क्या होता है, या फिर डेटा टाइप क्या होता है, या फिर कैसे क्रिएट करते हैं क्लास ऑब्जेक्ट, ये सब क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको नहीं बताऊँगा। इसके अंदर मैं डायरेक्ट बताऊँगा कि कंपोनेंट कैसे यूज़ करते हैं, क्रिएट कैसे करते हैं, उसको असाइन कैसे करते हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। और जावा का पूरा सेपरेट वीडियो मैंने बनाया हुआ है, तो वो वीडियो पहले देख लीजिए। डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हो तो यार आपको नहीं समझ में आएगा, कैसे क्लास क्रिएट कर लिया, क्लास से कैसे यूज़ कर लिया, कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। तो बेहतर ये रहेगा वो पहले वीडियो आप देख लीजिए जावा का और SQL का, और उसके बाद में फिर आप ये ट्यूटोरियल को कंटिन्यू कीजिए। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं जो कि आगे का ट्यूटोरियल। तो आप देख सकते हो मैंने मेरा इंटेलिज जो कि ओपन कर लिया है। तो आप है ना इक्लिप्स यूज़ कर रहे हो तो भी कुछ टफ नहीं है, सेम प्रोसेस है, सेम चीज़ें एकदम AWT वगैरह के जो भी कंपोनेंट है सेम टू सेम इसी तरह इक्लिप्स के अंदर भी यूज़ हो जाएंगे। तो अब हम बात करते हैं इसके अंदर आपको प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करना। तो सबसे पहले हम एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेंगे, उसके अंदर हम AWT के जो भी कंपोनेंट्स वगैरह उसे यूज़ करेंगे, GUI वगैरह क्रिएट करेंगे, जिससे आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो इधर मैं फाइल पे क्रिएट करता हूँ, इधर मैं फाइल पे क्लिक करता हूँ, बाद में फिर न्यू, बाद में फिर प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट का नाम इधर जो कि मैं AWT ट्यूटोरियल्स करके दे देता हूँ। तो आप देख लीजिए जब भी आप है ना न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करें तो इधर कहीं दूसरी जगह क्लिक ना हो, सबसे पहले आपका जावा पे ही क्लिक हो। और जावा एफएक्स और स्विंग के भी मैंने ट्यूटोरियल बनाए हुए, तो जावा एफएक्स और स्विंग के थ्रू भी हम जो कि GUI क्रिएट करते हैं, तो इसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। पर पहले आप है ना AWT के ट्यूटोरियल्स देख लोगे तो जिससे आपको और भी बेहतर तरीके से स्विंग में मूव होगे तो बहुत ही बेहतर तरीके से पता चलेगा। तो बाद में फिर स्विंग के बाद में फिर आप है ना जावा एफएक्स में मूव होगे तो और भी बेहतर तरीके से आपको पता चलेगा। तो आपको डीप नॉलेज रहेगी कहाँ से स्टार्ट हुआ था, क्योंकि सबसे पहला AWT आया था, बाद में जावा का स्विंग आया था, बाद में जावा एफएक्स आया, तो जिसके अंदर फंक्शनैलिटी और भी एनहांस की गई है और भी नए नए फीचर्स ऐड किए गए। पर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा सीखने के लिए, आपको है ना करीबन ये GUI सीखने के लिए 3 दिन लगेगा। आप कंटिन्यू मतलब दिन का 4 से 5 घंटा देते हो सीखने के लिए, साथ में प्रैक्टिस भी करते हो, तो 3 दिन में आप है ना स्विंग, जावा एफएक्स और AWT एकदम प्रॉपर डेवलपर बन जाओगे। बाद में बस आपको प्रैक्टिस करना है, और ये टोटली कोडिंग प्रैक्टिस पे ही डिपेंड करती है। आप है ना प्रैक्टिस नहीं करोगे, सिर्फ वीडियो देखो तो इसका कुछ मतलब नहीं है, तो आपको प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है। सो इधर में जो कि है ना ये जावा पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद में फिर आप देख सकते हो इधर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में इधर आपको कहीं भी टिक नहीं करना है, उसके बाद में फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और इधर मैं प्रोजेक्ट का नाम दे देता हूँ AWT ट्यूटोरियल। ये मैंने नाम ऑलरेडी दिया हुआ है, तो AWT ट्यूटोरियल करके मैं नाम सेट कर देता हूँ, फिनिश पे क्लिक करता हूँ, जैसे कि हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है। सो ये हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है सक्सेसफुली। तो इधर आप देख सकते हो, इधर आपको है ना ये जो कि बगल में कुछ ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो इसके अंदर हम एक जावा की न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। तो इधर राइट क्लिक करता हूँ, इसके बाद में न्यू पे आता हूँ और जावा क्लास के ऊपर क्लिक करता हूँ, और इधर हम जो कि फाइल का नाम दे देते हैं ट्यूटोरियल वीडियो AWT। सो मैंने ये मेरे जो कि क्लास का नाम या फिर आप फाइल का नाम बोलिए तो ये मैंने दे दिया। सो ये हो गया। अब हमें जो कि सबसे पहला हम बात करेंगे फ्रेम की। अब ये फ्रेम क्या होता है, जैसे कि आप देख रहे हो ये मैं इंटेलिज ID यूज़ कर रहा हूँ, या फिर मैं आपको नोट पैड शो कर देता हूँ। ये नोट पैड है, तो ये नोट पैड के अंदर हमने मेन्यू बार देख रहे हैं, टेक्स्ट एरिया देख रहे हैं, कंटेनर वगैरह ये सारे ऑप्शन अंदर देख रहे हैं। पर ये जो बाहर ऊपर दिख रहा है ये पूरा एक फ्रेम होता है, ये क्रॉस वगैरह ये फ्रेम के ऊपर जो कि हमारे ऑप्शन आए हुए हैं। तो सबसे पहला हमें फ्रेम क्रिएट करना पड़ेगा, बाद में फिर अंदर के मेन्यू वगैरह का ऑप्शन क्रिएट कर पाएंगे। तो अब फ्रेम कैसे क्रिएट करना, तो फ्रेम का इनबिल्ट आपको क्लास देखने को मिल जाती है जो कि जावा के अंदर ऑलरेडी बनी हुई है AWT के अंदर। तो उसको हम एक्सटेंड करके यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम डायरेक्ट है ना उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करके कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको नहीं पता चल रही तो पहले आप जावा का ट्यूटोरियल देख लीजिए, फिर उसके बाद में ये ऑब्जेक्ट या फिर एक्सटेंड कैसे करना ये सब क्या है, तो वो आपको बेहतर तरीके से पता चल जाएगा।
अभी मैं जैसे कि ना इधर एक्सटेंड करके बताया था, तो इधर जैसे कि आप देख सकते हो ऊपर आपका क्लास का नाम रहेगा, इधर आपको टाइप करना है एक्सटेंड, उसके बाद में फिर हमें किसको एक्सटेंड करना, फ्रेम को एक्सटेंड करना है। तो हम फ्रेम टाइप करेंगे तो इधर सजेशन में देख सकते हो java.awt जैसे कि लाइब्रेरी से, इसके अंदर जो कि फ्रेम नाम का क्लास है और इसके अंदर सारे के सारे जो कि कंपोनेंट जो कि बटन, लेबल, टैग्स वगैरह सारे के सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। तो ये इस फ्रेम को मैंने कर दिया एक्सटेंड। अब एक्सटेंड करने के बाद में फिर मैं क्रिएट करना चाहता हूँ कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर को यूज़ करके हम हमारे प्रोग्राम के अंदर जितने भी कंपोनेंट है सबको इन्वॉक करेंगे और जितने भी GUI वगैरह है वो सबको जो कि रन करेंगे। तो कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना बहुत ही सिंपल है। एक तो आप जैसे कि टाइप कर सकते हो पब्लिक, बाद में फिर आपके क्लास का नाम जो कि कंस्ट्रक्टर का और हमारे क्लास का नाम सेम रहता है, ये ऑलरेडी मैंने जावा के ट्यूटोरियल में बताया हुआ है। तो इधर मैं पब्लिक टाइप करता हूँ, बाद में फिर ट्यूटोरियल टाइप करता हूँ और उसके बाद में फिर आपको लगाना है ब्रैकेट और बाद में फिर कर्ली ब्रैकेट। तो ये हमारा एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो गया है। तो कभी भी आप कुछ भी चीज़ इसके अंदर दोगे तो कभी भी आप अपने प्रोग्राम को रन करोगे तो ये कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली इन्वॉक होगा। तो इसके अंदर हमारे जो कि फ्रेम वगैरह क्रिएट करके बटन वगैरह क्रिएट करेंगे और जब हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तब जाके हमारे जो GUI है वो हमारा शो हो जाएगा। तो ये हमारा कंस्ट्रक्टर मैंने क्रिएट कर लिया। अब मैं आपको शॉर्टकट की भी बता देता हूँ कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करने की। जैसे कि आपके कीबोर्ड पे अल्ट और इंसर्ट का बटन है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको काफ़ी सारे शॉर्टकट ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं और इधर कंस्ट्रक्टर पे क्लिक करना है। कंस्ट्रक्टर पे क्लिक करने के बाद में इधर आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिलेगी, जैसे फ्रेम जो कि ग्राफिक को यूज़ करने के लिए, जैसे कैनवास वगैरह क्रिएट करने के लिए, वो टाइटल स्ट्रिंग, फ्रेम टाइटल स्ट्रिंग, ये सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो आपको सबसे पहला वाला सेलेक्ट करना है और एंटर मार देना है। तो अब ये जो कि है ना आप देख सकते हो इस लास्ट में थ्रो एक्सेप्शन लिखा रहेगा, तो इसे आप हटा दीजिए। फिलहाल अभी कोई भी एक्सेप्शन वगैरह नहीं आने वाला, हम नॉर्मल सा फ्रेम क्रिएट करने वाले। और जब आप है ना इधर एक्सटेंड नहीं करोगे, इसे एक्सटेंड को मैं हटा देता हूँ, और जब आप एक्सटेंड नहीं करोगे आप इंसर्ट को प्रेस करोगे तो आप देख सकते हो जैसे मैंने एंटर किया कंस्ट्रक्टर पे तो आपका ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर जो कि शो हो गया। तो जब भी आप कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हो तो इधर कोई भी क्लास को आप एक्सटेंड करोगे, इनहर्ट करोगे, तो वो डिटेक्ट कर लेता है कि वो क्लास क्रिएट किया गया, तो इस क्लास को भी यूज़ करना है, इसके साथ में कुछ फंक्शनैलिटी को यूज़ करना है, तो इसके साथ में हमें कुछ है ना एक्सेप्शन को भी यूज़ करना पड़ता है। तो इसके लिए वो सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो अभी देख सकते हो जैसे कि डायरेक्ट मैंने कंस्ट्रक्टर पे क्लिक किया वैसे हमारा कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो गया। अब तो इसमें कोई भी एरर नहीं आएगा, पर ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे आपको समझ में आ जाएगा। तो इधर मैं कर देता हूँ एक्सटेंड फ्रेम, तो ये हमने फ्रेम को एक्सटेंड कर दिया। अब इसके बाद में फिर जैसे कि इस कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं फ्रेम को क्रिएट करना चाहता हूँ, तो सबसे पहला मैं फ्रेम का जो कि साइज़ बताऊंगा, उसका साइज़ कितना होना चाहिए। अब ये फ्रेम का साइज़ कैसे बताऊंगा, तो इधर मैं जो कि फ्रेम का सबसे पहला विजिबिलिटी, साइज़ और बाद में उसका लेआउट बताऊंगा। तो इधर मैं टाइप करूँगा सेट साइज़, तो ये सेट साइज़ में देता हूँ। इसके बाद में इसका साइज़ मैं असाइन कर देता हूँ, जैसे कि उसका विथ और हाइट आपको बताना, विथ और हाइट आपको पिक्सल में बताना है। तो इधर मैं 400 जो कि इसका मैं विथ और जो कि आप देख सकते हो हाइट में इसका 300 दे देता हूँ, जैसे कि 400x300 की जो कि इसका फ्रेम का साइज़ रहेगा। तो ये इसकी साइज़ रहेगी। उसके बाद इसको मुझे विजिबल रखना है, मतलब इसे शो भी करना। तो इधर मैं विजिबल जो कि ट्रू कर दूंगा, ये मैंने ट्रू कर दिया। अब ट्रू करने के बाद में फिर इसके अंदर है ना सेट लेआउट को भी हम सेट करेंगे। अब इसको हम बाद में बता दूंगा कैसे सेट करना है। अब मैं इसको रन करता हूँ। रन कैसे करूँगा, सबसे पहले ये तो मैंने है ना कंस्ट्रक्टर के अंदर ये सारी चीज़ें डिटेल दे दिया। अब ये कंस्ट्रक्टर कब इन्वॉक होगा, जब हम हमारे क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो अब मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट दो तरह से क्रिएट करते हैं, जैसे कि मैंने जावा में बताया था। एक आप लिख सकते हो न्यू, और इसके बाद में फिर हमारे क्लास का नाम ट्यूटोरियल और लास्ट में हमें लगा देना सेमी कॉलम। तो ये हमारा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। पर ये किस टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, ये हमारे कोई मेमोरी में जगह नहीं लेगा, कोई मेमोरी के अंदर मतलब स्टोरेज की स्पेस नहीं लेगा, ये लेगा तुरंत और बाद में फिर डिलीट भी हो जाएगा, इस टाइप का। और जब आप एक नया वेरिएबल क्रिएट करके ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो वो हमारा मेमोरी में स्पेस लेता है। तो फॉर एग्जांपल आप टेस्टिंग पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हो तो आप इस टाइप से ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो। तो अब इसे मैं करता हूँ रन। जैसे मैंने इसे रन किया तो आप देख सकते हो हमारा जो कि ये विंडो क्रिएट हो चुका है। सॉरी, इसे फ्रेम कहते हैं, विंडो भी कहते हैं। तो इधर आप देख सकते हो ये हमारा क्रिएट हो गया। पर इसके अंदर जैसे देख सकते हो ये बटन हमारा काम कर रहा है और ये भी हमारा बटन काम कर रहा है, फुल साइज हो गया। पर लास्ट का क्लोज का बटन काम नहीं कर रहा है। अब ये क्यों काम नहीं कर रहा है, ये हम जो कि एक्शन लिस्नर के बारे में मैंने आपको बताया था, विंडो एक्शन लिस्नर और एक्शन लिस्नर, तो वो सारे के थ्रू ये वर्क करेगा। तो वो कैसे करेगा वो मैं आपको आगे बता दूंगा। और इसे टर्मिनेट करने के लिए इधर आप देख सकते हो नीचे क्लिक करना है रेड बटन पे। जैसे क्लिक करोगे तो प्रोसेस फिनिश हो जाएगा और वो हमारा जो विंडो पॉपअप हुआ था वो टर्मिनेट हो जाएगा। अब हमारा फ्रेम जो कि सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है, ये चीज़ आपको पता चल गई है। अब यही फ्रेम हम दूसरे तरीके से कैसे क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, इधर हम एक्सटेंड करके फ्रेम को यूज़ करके क्रिएट कर रहे थे। अब हमारा दूसरा तरीका क्या होगा, जैसे कि मैं इसे करता हूँ कट और इसे भी मैं करता हूँ कट।
अब इधर आपको जैसे कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो हमारा फ्रेम जो कि क्लास इनबिल्ट बना हुआ है, इसके अंदर कुछ फंक्शनैलिटी लिखी हुई है पहले से, बस इसका हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद में उसके अंदर जो भी फंक्शनैलिटी है हम उसे यूज़ कर सकते हैं। तो इधर मैं लिखता हूँ फ्रेम, उसके बाद में फिर से फ्रेम इक्वल टू न्यू फ्रेम, और इधर मैं इसका दे देता हूँ टाइटल, तो हेलो फर्स्ट GUI। और उसके बाद में फिर मैं इधर लिखूंगा फ्रेम, जो कि हमारा ऑब्जेक्ट का नाम फ्रेम है। उसके बाद में डेट सेट साइज, तो सेम प्रोसेस रहेगा हमारा साइज सेट करने का। बाद में फिर फ्रेम डॉट सेट विजिबल, और इसे मैं कर दूंगा ट्रू। तो इस तरह हमारा ये फ्रेम क्रिएट हो गया। और जैसे कि मैं आपको बता रहा था, ये इस तरह भी आप क्रिएट कर सकते हो, और एक आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। तो अब इधर भी मैं हमारे क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। तो ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करना, दूसरा तरीका हमारा है जो कि क्लास का नाम, इसके बाद में फिर हमारा जो भी ऑब्जेक्ट का नाम रखना है, जैसे कि obj1 ऑब्जेक्ट1 इक्वल टू न्यू ट्यूटोरियल, और उसके बाद में फिर लगाता हूँ सेमीकोलन। सो ये हमारा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। जब ये ऑब्जेक्ट इन्वॉक होगा तो इसके अंदर कंस्ट्रक्टर इन्वॉक होगा, और उसकी वजह से हमारा फ्रेम शो हो जाएगा, मतलब हमारा विंडो क्रिएट हो जाएगा और वो शो हो जाएगा। अब इसे मैं करता हूँ रन। सो आप देख सकते हो हमारा सक्सेसफुली रन हो गया। और ये देख सकते हो ये हमारा हेलो फर्स्ट GUI, जो कि हमारा टाइटल असाइन हो गया, और ये हमारा क्रिएट हो गया। अब हम बात करते हैं जैसे कि ये क्लोज बटन कैसे वर्क करेगा। अब इसे हमें टर्मिनेट करना, वो कैसे कर सकते हो। तो इसके लिए आप देख सकते हो जैसे कि आपको टाइप करना पड़ेगा। इधर हमने फ्रेम क्रिएट किया, फ्रेम के बाद में इधर आप देख सकते हो फ्रेम डॉट लगाना है। डॉट लगाने के बाद में फिर आपको लिखना है ऐड विंडो लिस्नर। तो ये ऐड विंडो लिस्नर का आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस पर मैं क्लिक करता हूँ, इसके बाद में न्यू, और उसके बाद में फिर आपको विंडो अडेप्टर्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस पर क्लिक करता हूँ, जैसे क्लिक करूँगा तो आपको जो कि आईडी के अंदर ये सारे के सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो मुझे इसे क्लोज करना है, तो क्लोज करने के लिए मैं जो कि सेकंड वाला क्लोजिंग का ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा और ओके पे क्लिक करूँगा। तो जैसे ओके पे क्लिक करूँगा तो ये हमारा प्रीडिफाइन जो कि कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है इनबिल्ट, और आईडी की हेल्प के थ्रू हमारा सारा का सारा कोड जो कि टाइप होके मिल गया। और ये चीज़ आप नोटपैड पे करोगे तो ये टाइप करना पड़ेगा। सो इससे मैं करता हूँ, ये सुपर वाले को हम करते हैं कट। तो सुपर क्या है ये ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है हमारे जावा के ट्यूटोरियल में, तो उसे आप देख लीजिए। सो अभी जैसे कि मैं इधर टाइप करूँगा फ्रेम, और इधर मैं फ्रेम जो कि ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करता हूँ, फ्रेम डॉट डिस्पोज आपको लिख देना है। फ्रेम डॉट डिस्पोज, इसका मतलब क्या होता है, जब भी हम क्लोज के बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा फ्रेम जो कि क्लोज होना चाहिए, मतलब हमारा जो भी सॉफ्टवेयर हमने क्रिएट किया वो क्लोज होना चाहिए। तो अब मैं इसे करता हूँ फिर से एग्जीक्यूट। तो ये देख सकते हो ये हमारा पॉपअप हुआ। अब मैं इस रेड वाले बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये देख सकते हो हमारा सक्सेसफुली क्लोज हो गया और हमारा प्रोसेस भी टर्मिनेट हो गया। तो कोई भी आप सॉफ्टवेयर क्लोज करते हो अपने कंप्यूटर के अंदर तो थोड़ा टाइम लेता है, टाइम लेने के बाद में फिर टर्मिनेट होता है। पर इधर आप देख सकते हो, इधर हमें जो कि प्रोसेस फिनिश, जो कि सॉफ्टवेयर क्लोज होने के 1 सेकंड बाद में ये शो हुआ। ये चीज़ें कंप्यूटर में भी होती है पर कंप्यूटर के अंदर हमें दिखता नहीं है। वो क्यों नहीं दिखता, क्योंकि हमें लगता है कि वो हट गया तो मतलब तुरंत चले गया। पर आप कभी भी अपना टास्क मैनेजर ओपन करके देखोगे ना, तो आप है ना कभी भी कोई भी सॉफ्टवेयर जो कि हैवी सॉफ्टवेयर है उसे आप यूज़ कर रहे हो, रन कर रहे हो, तो इधर परफॉर्मेंस में जाके देखोगे तो इसे आप क्लोज करोगे तो तुरंत आपका मेमोरी फ्री नहीं होएगा। थोड़ा सा 1-2 सेकंड बाद में आपकी मेमोरी जो कि कम हो जाएगी, मतलब जो जितनी भी मेमोरी उसने सॉफ्टवेयर ने ली थी यूज़ करने के लिए वो बाद में फिर टर्मिनेट हो गया, क्लोज हो गया, तो थोड़ी देर बाद में फिर हमारा क्लोज हो जाता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कभी भी आप सॉफ्टवेयर वगैरह डेवलप कर रहे हो। तो काफ़ी लोग को लगते हैं कि यार मेरा कंप्यूटर स्लो है इसकी वजह से ना टाइम ले रहा है प्रोसेस होने में, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर सॉफ्टवेयर को है ना 1 सेकंड 2 सेकंड बैकग्राउंड में टाइम लगता है, बस आपके सामने तुरंत क्लोज हो जाता है। सो हमने ये जान लिया कि अभी क्लोज कैसे करना, तो ये तो हो गया। अब हम बात करते हैं जैसे कि बटन के बारे में। तो अब हमें हमारे जो कि फ्रेम के अंदर जो कि बटन कैसे ऐड करने हैं, तो बटन ऐड करना भी बहुत ही सिंपल है। तो इधर आप देख सकते हो कभी भी आप है ना फ्रेम डॉट जो भी साइज है उसका विजिबल है इसके बीच में आप कोड लिखिए, बटन का कोड जो भी है वो आप इसके बीच में लिखिए। स्टार्टिंग में आपने फ्रेम का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, इसके नीचे बटन क्रिएट कीजिए, और ये जो चीज़ें ये एकदम एंड में होनी चाहिए, ये चीज़ें आप ध्यान में रखिए। अब इसके बाद में आप देख सकते हो आपको टाइप करना है बटन, तो आप देख सकते हो बटन सजेशन में देखने को मिलेगा, और इधर मैं लिखता हूँ बटन इक्वल टू न्यू बटन, और इसके बाद में फिर मैं इस बटन का नाम दे देता हूँ क्लिक मी। सो ये मैंने बटन का नाम, मतलब बटन के ऊपर जो नाम रहता है उसे हम बटन का नाम कहते हैं। अब ये तो बटन का मैंने नाम दे दिया, अब इसका मुझे जो कि बॉन्ड सेट करना है और इसका विड्थ सेट करना है और इसका हाइट मुझे बताना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, जो कि इस बटन का नाम लिखेंगे तो बटन डॉट बाद में फिर सेट बॉन्ड, तो ये सेट बॉन्ड का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसके बाद में इसके अंदर हम सबसे पहला देख सकते हो सजेशन में INT x एक्सेस और INT y एक्सेस। तो INT x एक्सेस और y एक्सेस क्या होता है जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ। तो इधर मैं ड्राइंग पेंट में आपको शो करता हूँ जिससे आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा। तो ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लोगों को यही चीज़ें पता नहीं चलती कि है ना हमें हमारा बटन कहाँ डिस्प्ले होएगा, कौन सी जगह पर डिस्प्ले होएगा।
तो इसे मैं करता हूँ बड़ा। जैसे कि आपने ना 9th में 8th में 10th में या फिर 7th में मैथ्स देखा रहेगा, जो कि हमारा अलजेब्रा रहता है जिसके अंदर वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस होता है। तो आप भूल गए रहोगे तो फिर मैं आपको फिर से याद दिला देता हूँ। और इधर जैसे कि मैं ले लेता हूँ एक पेंसिल, और ये जो आप देख सकते हो ये हमारी लाइन है, ये हमारी होती है जो कि एक्स एक्सेस। तो ये हमारा होता है एक्स एक्सेस और ये हमारा होता है वाई एक्सेस। तो ये देख सकते हो ये हमारा वाई एक्सेस होता है। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया रहेगा। अब हमें बताना है पोजीशन। तो इधर आप देख सकते हो सबसे पहले एक्स एक्सेस बताना है, बाद में फिर वाई एक्सेस बताना है। तो हमारा फ्रेम का साइज क्या है आप देख सकते हो 400 बाय 300 हमारा फ्रेम का साइज है। तो आप फॉर एग्जांपल की तरह समझ लीजिए ये हमारा फ्रेम का साइज है। अब इसका साइज जो कि इसे मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, तो मेरे हिसाब से मैं रख लेता हूँ जो कि हमारा फ्रेम का साइज ही मैं सेट कर देता हूँ। तो इधर आप देख सकते हो फ्रेम का साइज आपको पिक्सल में दिखता रहेगा, नीचे पेंट में दिखता है। तो इधर हमारा जो इमेज का साइज रहता है वो दिखता है, पर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप दिमाग यूज़ करोगे ना तो यार तो आप किसी भी चीज़ से आप कुछ बहुत अच्छी चीज़ समझ सकते हो। सो इधर आप देख सकते हो हमारा फ्रेम का साइज़ मैंने दिया हुआ है इधर जो कि 400 बाय 300 दिया हुआ है। सो इससे मैं थोड़ा और करता हूँ छोटा, और इसे मैं करता हूँ छोटा। ये हमारा 300 हो गया, ये हमारा सो ये देख सकते हो ये हमारा जो कि है ना 400 बाय 300 फ्रेम का साइज हो गया। तो इसे मैं रन करूंगा ये प्रोग्राम को, तो इतना साइज का हमारा जो कि विंडो पॉपअप होएगा। अब इसके अंदर मुझे बटन का पोजीशन बताना है, तो इसके अंदर जो भी चीज़ें उसे मैं कर देता हूँ क्लियर। सो ये हमारा हो चुका है क्लियर सक्सेसफुली। तो अब मुझे बताना है एक्स एक्सेस। तो एक्स एक्सेस मतलब क्या होगा, जैसे कि मैंने इसका विड्थ रखा हुआ है 400, मतलब इसकी चौड़ाई रखी हुई है मैंने 400 और हाइट रखी हुई है 300। तो आपको इधर से जैसे कि आपको रखना है 20 का गैप रखना है, 20 पिक्सल का गैप रखना है एक्स एक्सेस में। तो जैसे कि आपने है ना इधर मैं पेंसिल को फिर से ले लेता हूँ, तो 20 पिक्सल का गैप आपने ये दे दिया, आपने ये 20 पिक्सल का आपने गैप दे दिया। इधर आपका 20 पिक्सल खत्म हो रहा है। ये आपका है ना एक्स एक्सेस का दे दिया आपने पोजीशन। बाद में फिर आपको देना है वाई एक्सेस का पोजीशन। तो वाई एक्सेस का पोजीशन आपको फॉर एग्जांपल देना है, जैसे कि 300 का साइज है तो 50 पिक्सल या फिर 40 पिक्सल। तो ये आपका हो गया 40 पिक्सल। तो ये चेक करेगा 20 पिक्सल इधर से इतना स्पेस होना चाहिए और ऊपर से जो कि वाई एक्सेस से 40 पिक्सल स्पेस होना चाहिए। तो इतना स्पेस छोड़ने के बाद में फिर हमारा बटन क्रिएट होना चाहिए। तो मतलब वो बटन का पोजीशन वो जगह पे आना चाहिए। तो यहाँ हमारा बटन का पोजीशन आएगा, ये देख सकते हो ये हमारा। तो ऊपर से हमारा साइज है 40 और नीचे से हमारा साइज है 20। सो आई होप आपको समझ में आता रहेगा। ये मैं मेरे माउस से ही कर रहा हूँ तो थोड़ा क्लियर नहीं रहेगा। तो ये हमारा बटन का साइज हो जाएगा। अब इसके बाद में आप देख सकते हो INT विड्थ और INT हाइट दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, तो बटन का विड्थ बताना है। तो बटन का विड्थ आपको कैसे बताना रहेगा, जैसे कि मैंने क्लिक में लिखा हुआ है, तो एक क्लिक में मेरे हिसाब से जो कि है ना 70 से 80 पिक्सल में आ जाता है। तो मैं 2-3 बार आप ट्राई करोगे तो आपको अंदाजा होगा। ये फर्स्ट टाइम आप करोगे तो थोड़ा कन्फ्यूजन रहेगा, लेकिन 2-3 बार ट्राई करोगे अंदाजा होते 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 जैसे कि जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको पता चलेगा। तो इस हिसाब से इसका विड्थ हो जाएगा और इसका हाइट जो आप सेट करोगे तो कम से कम आपको 30 हाइट रखना है। तो कोई भी आप फॉन्ट वगैरह डालो या फिर कुछ भी टाइप करो तो प्रॉपरली विजिबल रहेगा बटन के अंदर, और ऑटोमेटिकली बटन के अंदर कुछ भी चीज़ रहेगा वो सेंटर में ही आएगा। तो राइट साइड लेफ्ट साइड ऐसा नहीं आएगा। सो ये आपको समझ में आ गया। अब मैं इधर जो कि इसका पोजीशन दे देता हूँ, तो एक्स एक्सेस जैसे कि मैंने आपको 20 बताया, ये मैंने अंदाजे से बताया था पर इतना ही होएगा मेरे हिसाब से। तो देख सकते हो 20 एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस। बाद में इसका विड्थ मैं दे देता हूँ 80, जो कि बटन का चौड़ाई रहेगा 80 और उसका हाइट जो रहेगा 30। सो ये मैंने दे दिया। अब ये मैंने बटन क्रिएट कर लिया सक्सेसफुली और उसका पोजीशन भी दे दिया फ्रेम के अंदर, ये पोजीशन पे होना चाहिए। अब मुझे इस फ्रेम के अंदर ऐड करना है। तो ये मैंने पोजीशन बताया, बटन को पोजीशन बताया कि तुम भाई ये पोजीशन पे जाके बैठ जाना जब तुम फ्रेम के अंदर ऐड हो जाओगे। तो अब फ्रेम के अंदर ऐड तो मुझे करना पड़ेगा, और फ्रेम के अंदर ऐड करने के लिए इधर मैं फ्रेम जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया उसका नाम लिखूंगा, बाद में फिर लिखूंगा डॉट ऐड। ऐड लिखने के बाद में फिर मैं मेरे जो भी कंपोनेंट को ऐड करना चाहता हूँ, जैसे कि क्या तुम डालना चाहते हो फ्रेम के अंदर, तो मैं बटन को डालना चाहता हूँ, तो ये बटन को मैं ऐड कर लेता हूँ। तो ये मैंने बटन को सक्सेसफुली ऐड कर लिया है। अब मैं जो कि इसे करता हूँ एग्जीक्यूट। सो आप देख सकते हो हमारा जो कि बटन सक्सेसफुली ऐड हो गया। पर आपको लगता रहेगा यार मैंने तो बताया था कुछ इस टाइप का, जैसे कि मैं पेंट दिखाता हूँ इस टाइप का और आया कुछ और है, तो ये क्यों आया। तो अभी आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, जैसे कि ना ये क्यों आया है,
इसे मैं करता हूँ क्लोज। तो इधर आप देख सकते हो फ्रेम का एक लेआउट सेट करना पड़ता है, सेट लेआउट। तो अभी जो बाय डिफॉल्ट लेआउट है, मतलब कुछ भी चीज़ आप ऐड करोगे ना फ्रेम के अंदर, तो पूरा जो कि जाके पूरा जितना फ्रेम का साइज है साइड चारों तरफ से चिपक जाएगा, मतलब पूरा फ्रेम का साइज यूटिलाइज कर लेगा। तो हमें फ्रेम के अंदर जो कि लेआउट को नल करना पड़ेगा। तो लेआउट जो है इसके साथ में चिपके ना, जो हम बताए वही तुम साइज सेट करो फ्रेम के अंदर बटन का, वहीं बटन रखो। तो इधर मैं लिखूंगा सेट लेआउट और इसको मैं डाल देता हूँ नल। सो ये मैंने डाल दिया नल। अब मैं करता हूँ इस कोड को एग्जीक्यूट। तो ये चीज़ें आप प्रॉपर तरीके से समझ जाओगे ना, बाद में लेबल हो या फिर कुछ भी चीज़ हो, टेक्स्ट फील्ड हो, सभी का आपको पोजीशन पता चल जाएगा कैसे कैसे आपको लेना है। तो देख सकते हो ये हमारा बटन एग्जैक्टली देख सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया था थोड़ा सा फर्क आया, मैंने बस मेरे दिमाग से थोड़ा कैलकुलेट किया था। सो देख सकते हो फ्रेम का साइज एग्जैक्ट सेम हमारा फ्रेम का साइज, जैसे कि 400 बाय 300 मैंने बताया, अभी तो राइट इतने लिए हुए। तो हमारा फ्रेम का साइज हो जैसे कि 20 का, हमारा 20 पिक्सल इतना होता है और 40 पिक्सल जो कि ऊपर से इतना करीबन होता है। तो ये 40 पिक्सल इतना हमारा छोड़ा और 20 पिक्सल छोड़ा, उसके बाद में हमारा ये बटन जो कि सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका। तो इस तरह इस बटन को ऐड किया जाता है। सो इसी तरह हम जो कि है ना लेबल को भी ऐड कर सकते हैं और टेक्स्ट फील्ड को भी ऐड कर सकते हैं। अब ये कैसे ऐड करना है ये चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। तो अब हम एक नई टेक्स्ट फील्ड को ऐड करते हैं। टेक्स्ट फील्ड मतलब जैसे कि कोई भी यूज़र ने पासवर्ड आप एंटर कर रहे हो, उसे हम टेक्स्ट फील्ड कहते हैं। लेबल मतलब कुछ चीज़ें टाइप होती है, जैसे टाइटल टाइप होता है या फिर है ना कुछ इंफॉर्मेशन टाइप रहती है, वैसे हम लेबल कहते हैं। उसके अंदर हम कुछ भी नहीं कर सकते, ना क्लिक वगैरह कुछ फंक्शनैलिटी दे सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम लेबल पे कुछ फंक्शनैलिटी नहीं देते, वहाँ हम बटन क्रिएट कर देते हैं। सो ये तो हो गया, हमारा बटन ऐड हो गया सक्सेसफुली। अब मैं इधर जो कि एक टेक्स्ट फील्ड ऐड कर देता हूँ, लेबल भी ऐड कर देता हूँ। तो लेबल मैं देता हूँ लेबल, जैसे कि आपको एल कैपिटल टाइप करना, तो ये सारे इनबिल्ट क्रिएट किए हुए, बस इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करके हमें इस लेबल को यूज़ करना है। इसके बाद में मैं लेबल वापस टाइप करता हूँ इक्वल टू न्यू लेबल, और उसके बाद मैं इस लेबल के अंदर क्लिक करता हूँ हेलो फ्रेंड्स। सो हेलो माय सब्सक्राइबर, हेलो फ्रेंड्स, वॉट एवर। सो यार आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं डालते रहूँगा और मैं मोटिवेट होता हूँ ऐसे और भी वीडियो बनाने के लिए। सो ये मैंने लेबल दे दिया। अब इसका मैं बॉन्ड सेट कर देता हूँ। तो मैं ये सेट बॉन्ड, तो इसे हम जो कि सेट बॉन्ड कहते हैं। तो काफ़ी लोग को लगता है कि सेट बॉन्ड नाम की, तो इन्होंने सेट बॉन्ड ही नाम दिया हुआ है, तो इसके लिए सेट बॉन्ड नाम दिया उन्हें। तो सेट प्लेस या फिर सेट पोजीशन ऐसा कुछ देते तो अच्छा रहता। फिलहाल जो भी ये सेट बॉन्ड है, तो अब मुझे जो कि इसका बॉन्ड सेट करना, तो इधर मुझे अंदाजा लगाना पड़ेगा, जैसे कि ऑलरेडी मैंने बटन सेट किया हुआ है 20 एक्सेस और 40 एक्सेस को छोड़ के, और इसका विड्थ जो कि मैंने 80 रखा हुआ है और इसका हाइट जो कि मैंने 30 रखा हुआ है। तो एक्स एक्सेस से मैं इतना ही ले लेता हूँ 20, मतलब साइड से जो कि स्पेस इतना ही रहेगा। बस नीचे जो कि इसका वाई एक्सेस है इसे मैं बढ़ा देता हूँ, तो इसे मैं बढ़ा के कर देता हूँ जो कि 90। तो अब हमारे बटन और लेबल के बीच में थोड़ा स्पेस आ जाएगा, और जो कि मैं लेबल का विड्थ ज़्यादा रखता हूँ, लेबल का भी करीबन मैं रख देता हूँ 150, जो कि हमने थोड़ा टेक्स्ट भी लंबा डाला हुआ है हेलो फ्रेंड्स करके, और इसका हाइट जो कि 30 रखूँगा, नो प्रॉब्लम, 30 परफेक्ट है। अब इस लेबल को मुझे करना पड़ेगा ऐड। तो ऐड करने के लिए इधर मैं टाइप करूँगा फ्रेम डॉट ऐड, इसके बाद में फिर मैं मेरे लेबल का नाम लिखूँगा, दैट्स इट। ये हमारा सक्सेसफुली जो कि ऐड हो गया है। और इस कोड को मैं करता हूँ एग्जीक्यूट, और ऑलरेडी हमारा कोड एग्जीक्यूट होता है, मतलब ऑलरेडी रन हो रहा रहेगा, तब जाके वैसा ऑप्शन आता है स्टॉप रनिंग बिफोर कोड एंड रन अ न्यू कोड। तो इधर आप देख सकते हो जैसे कि है ना हमारा लेबल नीचे शो हो गया और इधर हमारा बटन शो हो गया। तो इस तरह लेबल को ऐड करते हैं। अब हम जो कि ऐड कर देते हैं हमारे टेक्स्ट फील्ड को। तो टेक्स्ट फील्ड मतलब कुछ भी इंसर्ट करेंगे उसे हम टेक्स्ट फील्ड कहते हैं। तो वो कैसे ऐड करना, वो भी बहुत ही सिंपल है। इधर आपको टाइप करना है TE, तो कैपिटल रहना चाहिए फर्स्ट लेटर, तो जो कि आपको सजेशन देखने को मिलेगा टेक्स्ट फील्ड। इसके बाद में फिर नाम देना है उसका, कोई भी नाम दे सकते हो। काफ़ी लोग को लगता रहेगा इधर आप टेक्स्ट फील्ड का टेक्स्ट फील्ड ही नाम दे रहे हो, ये हमारा सजेशन में आ जाता है तो फास्ट हो जाता है। आप है ना जब मल्टीपल चीज़ें डाल रहे हो, यूज़र नेम पासवर्ड या फिर रजिस्टर का बना रहे हो, उसके अंदर काफ़ी सारे टेक्स्ट फील्ड होते हैं, तब आपको कुछ इस टाइप का नाम देना रहेगा। जैसे यूज़र नेम ले रहे हो तो यूज़र नेम, बाद में फिर आप वापस से टेक्स्ट फील्ड क्रिएट कर रहे हो, उसमें पासवर्ड ले रहे हो तो उसका नाम पासवर्ड, इस टाइप का आपको नाम रखना है। तो फिलहाल मैं टेक्स्ट फील्ड रख देता हूँ जिससे आपको समझने में ईजी पड़े। और इसके बाद में फिर मैं टाइप करता हूँ टेक्स्ट फील्ड फिर से, तो जो कि हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। और इस टेक्स्ट फील्ड के अंदर बाय डिफॉल्ट आपको कुछ डालना है तो आप डाल सकते हो, और कुछ भी नहीं डालना है, ब्लैंक रखना है तो आप ब्लैंक रख सकते हो, नो इशू। अब इसके बाद में इस टेक्स्ट फील्ड का मुझे बताना पड़ेगा पोजीशन, तो इसका मैं सेट बॉन्ड कर देता हूँ। और ये भी मैं आपको बताया तो बैकग्राउंड कलर वगैरह फोरग्राउंड कलर कैसे चेंज करना है ये भी मैं आपको बता दूंगा। सो ये तो हमारा टेक्स्ट फील्ड सेट बॉन्ड का ऑप्शन देखने को मिल गया। अब मुझे जो कि टेक्स्ट फील्ड को मैं लेबल के नीचे ले लेता हूँ। तो मैं लेबल के नीचे लेने के लिए जैसे कि है ना हमने लेबल का 90 एक्सेस तक का जो कि यूज़ कर लिया, तो 90 के नीचे मैं 120 डाल दूंगा।
तो हमारा स्पेस तो इतना ही रहेगा 20 जो कि एक्स एक्सेस से, और वाई एक्सेस से हमारा जो कि 120 डाल देता हूँ, जो कि हमारा ऊपर ना आ जाए। इधर मैं 90 डालूंगा तो ये क्या एक के ऊपर एक आ जाएगा, टेक्स्ट फील्ड के ऊपर लेबल आ जाएगा, लेबल के ऊपर टेक्स्ट फील्ड आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा। और एक कैसे आएगा वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, सो नो इशू। तो इसका भी इसका विथ मैं कर देता हूँ 150, और इसका हाइट जो कि मैं 30 रखता हूँ, 30 जो कि परफेक्ट हाइट होता है। और इसे हम करते हैं ऐड, फ्रेम डॉट ऐड। इसके बाद में फिर मैं टाइप करता हूँ टेक्स्ट फील्ड, और लास्ट में मैं जो कि सेमी कॉलम लगा देता हूँ और इस कोड को करता हूँ एग्जीक्यूट। तो अब मैं रन करता हूँ, तो जैसे मैं रन करूँगा तो आप देख सकते हो, आपको है ना, तो ये देख सकते हो हमारा जो कि टेक्स्ट फील्ड भी आ गया है, हमारा लेबल भी आ गया, बटन भी आ गया। और जैसे कि मैंने आपको बताया था इधर जो कि पोजीशन में वाई एक्सेस 90 दे दूँ और हमारा लेवल का भी 90, तो ये क्या होगा, टेक्स्ट फील्ड हमारा लेवल के ऊपर आ जाएगा। तो ये भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो हमारा जो कि टेक्स्ट फील्ड का पोजीशन वाई एक्सेस से मैं 90 कर देता हूँ, इन दोनों का 90 90 वाई एक्सेस मतलब सेम जगह पर मैंने बता दिया कि भाई तुम सेम ही जगह पर दोनों आ जाओ, तो वो दोनों सेम जगह पे आ जाएगा। तो मतलब एक को तो पीछे छुपना पड़ेगा। तो देख सकते हो लेबल हमारा जो कि पीछे छुप गया और जो कि टेक्स्ट फील्ड हमारा ऊपर आ गया। सो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी रहेगी। तो इधर मैं जो कि फिर से करता हूँ इसे मैं 120। सो ये हमारा जो कि टेक्स्ट फील्ड क्रिएट हो गया, लेबल क्रिएट हो गया, बटन क्रिएट हो गया। अब हम बात करते हैं जैसे कि है ना, इसका कलर आपको चेंज करना है, तो वो कैसे कर सकते हो। तो वो करना भी बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले मैं बटन का शो कर देता हूँ। तो इधर मैं टाइप करता हूँ हमारे बटन का नाम बटन, बाद में फिर सेट बैकग्राउंड, बैकग्राउंड मतलब बैकग्राउंड का कलर चेंज होएगा, तो बैकग्राउंड का कलर मैं देता हूँ, इधर कलर टाइप करता हूँ और कलर मैं देता हूँ रेड। और फोरग्राउंड मतलब होता है जो कि इसके ऊपर जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है वो हमें फोरग्राउंड कहते हैं। तो इधर मैं लिखता हूँ बटन डॉट सेट फोरग्राउंड और इसका कलर मैं देता हूँ वाइट। सो ये मैंने वाइट सेट किया। अब मैं इसे इसी तरह मैं लेबल का भी कर देता हूँ और जो कि है ना टेक्स्ट फील्ड का भी कर देता हूँ। अब जैसे कि मैंने ना लेबल और टेक्स्ट फील्ड का बैकग्राउंड का कलर चेंज कर दिया और इस कोड को मैं करता हूँ फिर से एग्जीक्यूट। तो आप देख सकते हो हमारा जो कि लेबल का कलर चेंज होके हेलो, आप देख सकते हो जो कि मैंने लेबल का बैकग्राउंड कलर जो कि कैन करके मैंने डाला हुआ है, और जो कि टेक्स्ट फील्ड का बैकग्राउंड का कलर जो कि मैंने ब्लू डाला हुआ है, और बटन का जो कि बैकग्राउंड और फोरग्राउंड दोनों चेंज किया। फोरग्राउंड मतलब टेक्स्ट का कलर व्हाइट कर दिया और बैकग्राउंड हमारा रेड कर दिया। तो इस तरह हम बैकग्राउंड फोरग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं बटन का। तो ये तो आपको समझ में आ गया लेबल टेक्स्ट फील्ड वगैरह कैसे क्रिएट करना। और हम बात करते हैं टेक्स्ट एरिया के बारे में। तो टेक्स्ट एरिया को कैसे ऐड करना है, तो इसके बारे में आपको एक चीज़ और बताया। तो जैसे कि मैंने है ना ये फ्रेम का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके जो कि सारे के सारे बटन को ऐड किया। अब यही चीज़ें जैसे कि एक्सटेंड करके आपको कैसे करना है, जैसे कि आप है ना फ्रेम को एक्सटेंड कर रहे हो, जैसे वो क्लास को इनहेरिट कर रहे हो, इसके फंक्शनैलिटी को यूज़ करके आप कैसे ऐड कर सकते हो। तो ये भी मैं आपको फटाफट बता देता हूँ एक सिंपल से प्रोसेस के थ्रू। तो इधर मैं टाइप कर देता हूँ फ्रेम, जैसे कि मैंने फ्रेम को एक्सटेंड कर दिया, और ये सारे कोड को मैं कर देता हूँ कमेंट। कमेंट कैसे करते हैं, कंट्रोल स्लैश जो कि बैकवर्ड स्लैश से करते हैं। तो ये मैंने सेटिंग में जाके शॉर्टकट की चेंज की हुई, मैं पहले इक्लिप्स यूज़ करता था, तो इसके लिए मुझे वही आदत थी बार बार कमेंट करने के लिए, इसके लिए मैंने इसमें भी कमेंट को चेंज कर दिया था। सो इसे मैंने कर दिया है कमेंट। अब मैं आपको बता दूं जैसे बटन वगैरह ऐड करने वो कैसे कर सकते हो, तो वो भी बहुत ही सिंपल है। जो कि हमारे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी, सबसे पहला सेट विजिबल ट्रू, ये हमारा फ्रेम को सेट करने के लिए। सेट साइज, सो साइज़ हमारा जो कि 400 बाय 300, ये फ्रेम के साइज़ मैंने बता दिया। तो हमने इधर एक्सटेंड कर लिया फ्रेम को, तो इधर मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ रही। जिस तरह मैं इधर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा था, बाद में इस फ्रेम का नाम इधर यूज़ कर रहा था, बाद में डॉट साइज, डॉट लेआउट, डॉट सेट विजिबल, ये सारे ऑप्शन देखने को मिले। अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ रही क्योंकि मैंने डायरेक्ट एक्सटेंड कर लिया। पर मेन चीज़ क्या है कि आपको पता कैसे चलेगा कि इसके अंदर कंपोनेंट ऐड कैसे होएंगे, तो ये फ्रेम के अंदर वो चीज़ के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो अलग अलग तरीका होता है यूज़ करने का, जितना ज़्यादा करोगे प्रैक्टिस तो वैसे आपको समझ में आएगा। और इसके बाद में फिर हम जैसे कि इसका सेट लेआउट मैं कर देता हूँ नल। तो कोई भी कंपोनेंट ऐड करे वो बाय डिफॉल्ट जो पोजीशन हम बताए वो पोजीशन पे भी ऐड हो, डायरेक्ट जाके फ्रेम को पूरा चिपक ना जाए। सो इसके लिए मैंने नल सेट कर दिया। अब हम ऐड करते हैं बटन। सो इधर मैं डायरेक्ट बटन BOTT बटन इक्वल टू न्यू, बाद में फिर ये बटन, इसके बाद में फिर क्लिक में ये मैंने बटन ऐड कर दिया। और इस बटन का जो कि मैं सेम डॉट सेट बॉन्ड दे देता हूँ और सेम पोजीशन 40 20, और इसके बाद में इसका विथ 80 और हाइट जो कि मैं 20 दे देता हूँ, 20 ज़्यादा परफेक्ट है। तो ये बटन हो गया। अब ये बटन होने के बाद में इसको मुझे ऐड करना है। तो इसको मुझे ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल तरीके से इधर आपको लिखना है बस ऐड ही लिखना है और कुछ भी नहीं लिखना है, बस ऐड लिखना है, ना फ्रेम ना कुछ नहीं, क्योंकि हमने फ्रेम को एक्सटेंड कर लिया। ये ऑलरेडी मैंने 2-3 बार बता दिया है, वो आपको समझ में आ गया रहेगा। सो ऐड, बाद में मुझे ऐड किसको करना है, बटन को ऐड करना है और लास्ट में सेमी कॉलम लगा देना। ये हमारा बटन सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। सो ये हमारा बटन ऐड हो गया। अब इसके बाद में जैसे कि अब ये मैंने इधर
क्रिएट किया था, जैसे कि फ्रेम के क्रॉस वाले बटन मतलब क्लोज वाले बटन पर क्लिक करें तो हमारा फ्रेम जो कि बंद हो जाना चाहिए, मतलब हमारा सॉफ्टवेयर जो कि बंद हो जाना चाहिए। तो इसके लिए ये मुझे फंक्शन को भी ऐड करना पड़ेगा। तो वो कैसे ऐड करना है, तो डायरेक्ट इधर आपको लिखना है ऐड विंडो लिस्टनर। सो इधर आपको ऐड विंडो फोकस लिस्टनर, ऐड विंडो लिस्टनर, ऐड विंडो स्टेट लिस्टनर, ये सारे मैं आपको आगे बता दूंगा। मेन हमारा ऐड विंडो लिस्टनर, उसके बाद में न्यू लिखना है, बाद में फिर आपको इधर लिखना है विंडो अडेप्टर्स, उसके बाद में आपको इधर क्लोजिंग वाला सेलेक्ट करना है और उसके बाद में इधर हमें जो कि फ्रेम क्रिएट करना पड़ेगा। पहले क्या हो रहा था, हमने फ्रेम का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया था, तो इधर हमें डायरेक्ट फ्रेम डॉट डिस्पोज लिख रहे थे, मतलब हमारा ऑब्जेक्ट का नाम लिख रहे थे, तो डायरेक्ट विंडो हमारा क्लोज हो जा रहा था। पर अब क्या हो रहा है, हमने फ्रेम को एक्सटेंड कर लिया है। तो अब हमने फ्रेम को तो क्रिएट किया नहीं, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया नहीं है, तो इधर हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो इधर आप देख सकते हो जैसे कि डिस्पोज लिखोगे डायरेक्ट तो भी हमारा वर्क करेगा, पर आप बेहतर ये रहेगा फ्रेम क्रिएट कीजिए। ये क्यों बेहतर रहेगा ये मैं आपको आगे बताऊंगा जब हम और भी चीज़ें क्रिएट करेंगे। तो इधर आपको लिखना है फ्रेम, फ्रेम, इसके बाद में फ्रेम, इसके बाद में इक्वल टू अब इसके बाद में फिर आपको ना इधर लगाना पड़ेगा ब्रैकेट और इसके बाद में इधर आपको फ्रेम बताना पड़ेगा। अब इसके बाद में डॉट ई गेट सोर्स, तो ये ई हमारा क्या है, विंडो इवेंट के अंदर ई जो कि हमारा क्रिएट किया हुआ है इस इवेंट के अंदर से गेट सोर्स कर रहे हैं, मतलब हमारे फ्रेम को गेट कर रहे हैं। फाइनली हमने गेट कर लिया। गेट करने के बाद क्या करना है, उसको हमें डिस्पोज कराना है, फ्रेम डॉट सो डिस्पोज। ये देख सकते हो डिस्पोज का मैंने डाल दिया। तो कभी भी हम क्रॉस वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो फ्रेम हमारा क्लोज हो जाना चाहिए। दैट्स इट। सो अब मैं इस कोड को करता हूँ एग्जीक्यूट और इधर मैंने बटन भी ऐड कर लिया, सारी चीज़ें मैंने ऐड कर ली है और आप देख सकते हो हमारा सक्सेसफुली ये क्रिएट हो गया। अभी बटन थोड़ा पतला हुआ है क्योंकि मैंने इसका हाइट 20 रखा हुआ, पहले 30 रखा था तो थोड़ा मोटा था। सो ये हमारा बटन क्रिएट हो गया। इससे मैं क्लोज पे क्लिक करता हूँ तो ये हमारा जो कि क्लोज हो गया और इधर आप देख सकते हो हमारा जो कि प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो गया। सो ये दो तरीका, और बाद में फिर आप जैसे लेबल चाहते हो, टेक्स्ट फील्ड चाहते हो, जो भी चाहते हो वो ऐड कर सकते हो। सो इसे मैं कर देता हूँ कमेंट और ऊपर वाले को मैं हटा देता हूँ, फिर से मैं नीचे वाले को अनकमेंट करता हूँ और मैं आपको टेक्स्ट एरिया के बारे में बता देता हूँ। तो टेक्स्ट एरिया भी ऐड करना बहुत ही सिंपल है। और इधर मैं आपको बताया था जैसे कि ये चीज़ें हम कंस्ट्रक्टर के अंदर कर रहे हैं। ये कंस्ट्रक्टर आप देख रहे हो, उसके अंदर हम ये सब सारा का सारा कोड लिख रहे हैं। और इधर आप देख सकते हो इधर हमारा जो कि मेन मेथड इधर है, इसके अंदर मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ। इस ऑब्जेक्ट को इन्वॉक करते टाइम हमारा कंस्ट्रक्टर बाय डिफॉल्ट इन्वॉक होता है और उसके अंदर जो भी फंक्शनलिटी हमने क्रिएट की हुई है वो सारी की सारी इन्वॉक होती है और सारा का सारा रन होता है। इसके अंदर आप कुछ भी ऐड करो, फ्रेम ऐड करो या फिर कोई भी मेथड ऐड करो या फिर कुछ भी चीज़ ऐड करो, ये इस तरह होता है। और इधर मैं आपको एक और चीज़ बताया था जैसे कि ना जावा के प्रोग्राम, जैसे कि जावा के ट्यूटोरियल में मैंने आपको मेथड के बारे में बताया था, एक क्लास से दूसरे क्लास में मेथड क्रिएट करने का या फिर दूसरे क्लास में मेथड को कैसे यूज़ करने का वो कैसे कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं इधर ये फ्रेम यूज़ कर रहा हूँ, ये फ्रेम डॉट ऐड विंडो लिस्टनर। सो इधर ही मैं टाइप कर रहा हूँ तो ये चीज़ें हमारे कंस्ट्रक्टर के अंदर ही टाइप हो रही है। फॉर एग्जाम्पल ये मुझे अलग और सेपरेट मेथड क्रिएट करके करना है, तो वो कैसे कर सकता हूँ, तो वो भी क्रिएट करना बहुत ही सिंपल है। तो इधर क्या करना पड़ेगा, इसे मैं कर देता हूँ कमेंट। सो ये सारा कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो इसके लिए मैं इसे डिलीट नहीं कर रहा हूँ, कमेंट कर देता हूँ जिससे आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आए। तो सेम मैं इधर टाइप करता हूँ फ्रेम डॉट, इसके बाद में ऐड विंडो लिस्टनर, इसके बाद इधर मैं टाइप कर दूंगा दिस। सो ये मैंने दिस टाइप कर दिया। अब ये दिस का मतलब क्या होता है, जैसे कि जावा के ट्यूटोरियल में बताया होता है, दिस मतलब इसी फ्रेम के अंदर हमें यूज़ करना है उसी मेथड को। अब ये किस मेथड को यूज़ करना है, तो इधर आपको एरर देखने को मिल रहा है, तो हमें ये मेथड क्रिएट करना पड़ेगा न्यू विंडो अडेप्टर्स का। तो देख सकते हो विंडो क्लोजिंग वाला, तो इधर आप देख सकते हो ये एरर दिख रहा है। तो इस एरर के लिए आपको क्या करना है, अल्ट दबाना, अल्ट दबा के एंटर दबाना है। तो इधर आपको है ना ऑप्शन देखने को मिलेगा, एक तो जो कि जावा AWT इवेंट डॉट विंडो लिस्टनर वाला ऑप्शन आप क्रिएट करो, और एक जो कि है ना एक ये देख सकते हो जावा AWT इवेंट विंडो लिस्टनर वाला जो कि इम्प्लीमेंट करो। सो मैं सेकंड वाला सेलेक्ट करूंगा। सेकंड वाला सेलेक्ट करने के बाद में आपको सारे के सारे ऑप्शन देखने को मिले, जैसे क्लोज इग्निफाइड, एक्टिवेट, डीएक्टिवेट, ओपन, तो ये सारे के सारे ऑप्शन देखने को मिले। तो इधर मैं क्लोजिंग वाला सेलेक्ट करता हूँ, तो इधर आप देख सकते हो क्लोजिंग का हमारा एक मेथड क्रिएट हो गया है सक्सेसफुली। सो आई होप आपको समझ में आता रहेगा। इस ये मेथड ऑलरेडी वो क्लास के अंदर क्रिएट है, उसे हम ओवरराइड करके जो हमारी फंक्शनैलिटी डालना चाहते हैं वो डाल रहे हैं। सो इसे मैं करता हूँ कट और इसे मैं मेथड के ऊपर ले लेता हूँ, मतलब मेथड के ऊपर मतलब मेथड के अंदर नहीं रहेगा। आप नीचे रखो, ऊपर रखो, नो प्रॉब्लम, कहीं भी आप लिख सकते हो कोड। सो ऊपर ले लूँगा तो जैसे कि आपको प्रॉपर विजिबल रहेगा और समझ में आएगा, और इसे मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ। तो ये हो गया। अब इसके बाद में फिर इसके अंदर मुझे फंक्शनैलिटी ऐड करनी पड़ेगी। कौन सी फंक्शनैलिटी ऐड करने की, सेम यही फ्रेम डिस्पोज की। तो हमने फ्रेम जो कि क्रिएट किया हुआ है तो इसको मुझे डिस्पोज करना है। तो इधर मैं जो कि टाइप करूंगा फ्रेम, तो इधर आप देख सकते हो जब मैं इधर फ्रेम टाइप करूँ तो हमें ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा, जे फ्रेम का ऑप्शन आ रहा है।
तो इधर क्या करना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा फ्रेम, इसके बाद में फ्रेम और इसके बाद में फिर इक्वल टू के बाद में फिर हमें लगाना पड़ेगा ब्रैकेट और फ्रेम और इसके बाद में ई डॉट गेट सोर्स हमें मिल गया, मतलब यहाँ से हमें सोर्स मिल गया ये फ्रेम का, बाद में फिर फ्रेम डॉट डिस्पोज। और इसका दूसरा तरीका भी मैं आपको बता दूंगा, वो भी कैसे यूज़ करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। अब इस कोड को करता हूँ रन। सो इधर हमें एरर देखने को मिला। ये एरर क्या है, जैसे कि है ना, इधर मैं करता हूँ अल्ट एंटर, इसके बाद में फिर आपको मेथड को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो हमारे सारे के सारे मेथड को इंप्लीमेंट करने का ऑप्शन आ रहा है। तो इधर आप सिंगल मेथड नहीं, सारे के सारे मेथड को आपको इंप्लीमेंट कंपलसरी करना ही पड़ेगा। तो ये देख सकते हो ये सारे के सारे विंडो डीकॉन्फाइड, विंडो इनकॉन्फाइड, विंडो क्लोज, विंडो क्लोजिंग। सो ये सारे के सारे, अब ये क्या है ये भी मैं आपको बताया। तो अब मैं फिर से इस कोड को करता हूँ एग्जीक्यूट। तो जैसे कि आप मिनिमाइज करते हो विंडो को, वापस से ओपन करते हो, क्लोज करते हो, तो इसे हम कहते हैं जो कि डीकॉन्फाइड, ये सब चीज़ें कहते हैं। तो ये मैं आपको प्रिंट करके दिखा दूंगा यार, तो ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं। तो आप देख सकते हो जैसे कि मैंने पहले वाला कोड को जो कि है ना अनकमेंट कर दिया था, तो ये हमारे बटन लेबल वगैरह शो हो गया। अब मैं इधर क्लोज पे क्लिक करता हूँ, सक्सेसफुली क्लोज हो गया। तो हमारा क्लोजिंग वाला जो कि सक्सेसफुल चल रहा है। अब ये क्या है, तो ये चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। तो इधर मैं जो कि इसके अंदर एक कोड लिखता हूँ system.out.println और इधर मैं लिखता हूँ विंडो इज ओपन। तो इसे मैं करता हूँ कॉपी। तो जब भी हमारा विंडो ओपन रहेगा तो इधर हमारा जो कि है ना नीचे टर्मिनल के अंदर शो होएगा विंडो ओपन है। तो ये सारे के सारे टास्क शो होएंगे। तो फॉर एग्जांपल आपको है ना ये टास्क शो करने, तो इसके लिए आप यूज़ कर सकते हो इधर मैं जो कि विंडो क्लोज और इसके बाद में फिर इधर हमारा विंडो क्या है, सो इसे मैं करता हूँ कॉपी, सेम इधर मैं करता हूँ पेस्ट, इधर मैं करता हूँ इसे पेस्ट सेम। और इसका जो शॉर्टकट है SOUT, जो कि SOUT टाइप करोगे तो ये system.out.println का शॉर्टकट है। और इसके बाद में फिर मैं इसे करता हूँ कॉपी और इसे करता हूँ पेस्ट और सेम इसे मैं फिर से करता हूँ कॉपी, इधर मैं करता हूँ इसे पेस्ट और विंडो इज एक्टिवेट। तो जो चीज़ें हमारे विंडो के साथ में टास्क होगा, कुछ भी होगा, तो वो हमारे इधर प्रिंट होते जाएगा टर्मिनल के अंदर। विंडो जब डीएक्टिवेट मतलब मिनिमाइज कर देंगे तो विंडो हमारा डीएक्टिवेट है। क्लोज करेंगे तब हमारा क्लोज प्रिंट होएगा। तो क्लोज के अंदर भी मैं ये ऐड कर देता हूँ। सो कॉपी करता हूँ और इससे मैं करता हूँ पेस्ट। सो ये सारी की सारी चीज़ें मैंने ऐड कर दी। ऐड करने के बाद में इधर आप देख सकते हैं क्लोजिंग के अंदर भी मैं system.out.println और लिख देता हूँ विंडो इज सक्सेसफुली क्लोज। ये सारी चीज़ें कहाँ प्रिंट होगी, टर्मिनल के अंदर प्रिंट होगी। सो इधर मैं टाइप करता हूँ SOUT, सॉरी मैंने S बड़ा लिख दिया और हाँ अब बराबर है। और इधर मैं लिखता हूँ विंडो क्लोजिंग। सो इसे मैं करता हूँ पेस्ट, दैट्स इट। तो ये हो गया। अब मैं हमारे जो कि प्रोग्राम को रन करता हूँ और इधर जैसे कि देख सकते हो मेन मेथड हमारा इधर है और ये हमारे जो कि कंस्ट्रक्टर के बाहर मैंने ये मेथड क्रिएट किए हुए, वो कंस्ट्रक्टर के अंदर जो कि मैंने ना ऐड विंडो लिस्नर बाद में फिर जो कि दिस लगाया हुआ। दिस मतलब इसी विंडो के अंदर ये सारे टास्क परफॉर्म हो, जो विंडो पॉपअप होएगा इसके लिए ये सारे मेथड बनाए हुए। दिस का मतलब ये होता है कि ये बता रहा है दिस आप जैसे इंग्लिश में कहते हो दिस यू कैन वर्क फॉर दिस, यू कैन वर्क फॉर दिस। तो आई होप आपको समझ में आता रहेगा और प्रैक्टिस करोगे तो यार बहुत ही सिंपल है, सच्ची में समझ में आ जाएगा। तो अब मैं इसे करता हूँ फिर से रन। तो जैसे मैं एग्जीक्यूट करूँगा, एग्जीक्यूट करने के बाद में आप देख सकते हो हमारा विंडो हुआ सक्सेसफुली पॉपअप, मतलब जो कि रन हुआ। अब जैसे कि है ना अभी आप देख सकते हो इधर मैं करता हूँ मिनिमाइज। तो मिनिमाइज करने के बाद में आप देख सकते हो इधर हमारा जो कि टर्मिनल के अंदर क्या टाइप हो गया है, विंडो इनक्वालिफाइड और विंडो डीएक्टिवेटेड। तो इन दोनों का मतलब सेम होता है। तो दो चीज़ें अभी तक देख सकते हो। इसको मैंने जैसे पॉप मतलब शो किया तो विंडो डी इनक्वालिफाइड और विंडो एक्टिवेट। और उसके बाद में जैसे कि है ना मैं इसे फुल स्क्रीन कर देता हूँ और देखता हूँ इधर कुछ टाइप हो गया आएगा। तो फुल स्क्रीन का कुछ भी कमांड नहीं है। मिनिमाइज़ करता हूँ फिर से हमारा लिख के आ गया। अब इसके बाद में जैसे मैं शो करता हूँ तो हमारा फिर से लिख के आ गया। उसके बाद में मैं क्लोज करूँगा तो हमारा क्लोजिंग लिख के आएगा, बाद में क्लोज हो जाएगा तो क्लोज सक्सेसफुली लिख के आ जाएगा। सो इधर मैं करता हूँ जैसे देख सकते हो जो कि है ना क्लोज। आप देख सकते हो सबसे पहले क्लोजिंग आया, क्लोजिंग मतलब बंद हो रहा है। इसके बाद में फिर डीएक्टिवेट हो गया विंडो डीएक्टिवेट होने के बाद में फिर क्लोज, सक्सेसफुली क्लोज हो गया तो क्लोज, जो कि हमारा लिख के आ गया। तो ये हमारे जो कि विंडो की लिस्नर है। तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब जैसे कि हम बात कर रहे थे टेक्स्ट एरिया के बारे में, ये सारी चीज़ें आप है ना डायरेक्ट भी अंदर भी ऐड कर सकते हो। अंदर कैसे ऐड करनी, जैसे कि हमने है ना ये कोड लिखा था और इन सारे को मैं कर देता हूँ, अभी कट कर देता हूँ। आपको है ना डिस्क्रिप्शन में सारा मैं टाइप करके दे दूँगा पूरा PDF फॉर्मेट में, तो आप जिसे चाहे उसे यूज़ कर सकते हो प्रैक्टिस करने के लिए। सो यार भाई मेरा मेन मेथड कहाँ गया, तो हमारा मेन मेथड भी साथ में कट हो गया भैया। तो ये मैंने मेन मेथड को रखा हुआ है, ये हमारा मेन मेथड इधर ही है। तो मेन मेथड के अंदर जो कि ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है
और एक और तरीका है जो कि मेन मेथड के अंदर भी आप ये फ्रेम क्रिएट करके बटन क्रिएट करके डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो। पर जब आप है ना मल्टीपल फ्रेम और मल्टीपल विंडो क्रिएट करोगे तो आप मेन मेथड के अंदर क्रिएट नहीं करोगे, आप अलग अलग मेथड क्रिएट करोगे। इसके अंदर आप है ना अलग अलग टास्क दोगे, अलग अलग विंडो ओपन क्रिएट डायलॉग बॉक्स जो भी बटन वगैरह क्रिएट करोगे और मेन मेथड के अंदर बस उसके अंदर कॉल करोगे, क्योंकि सभी चीज़ें मेन मेथड के अंदर कर दोगे तो यार बहुत ही कन्फ्यूज़न हो जाएगा। मैं उसके अंदर भी आपको बता दूंगा, कोई इशू नहीं यार, सब चीज़ आपको बता दूंगा तो यार प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा। पर आपका काम बनता है कि प्रैक्टिस करना, आप प्रैक्टिस करोगे तो और भी बेहतर तरीके से समझ में आएगा। सो ये जो कि मैंने इधर दिस डाला हुआ था तो इसे तो मैं कर देता हूँ कट और इसे भी मैं करता हूँ कट। और इधर जो कि सेम फ्रेम डॉट बाद में फिर ऐड विंडो लिसनर, इसके बाद में न्यू विंडो अडेप्टर्स। और इधर आप देख सकते हो सारे के सारे आपको ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, ये जो भी आपको ऐड करना है, स्टेट चेंज, गेम फोकस, तो ये सारे के सारे ऑप्शन देखने को मिले। तो इधर जैसे कि मैं पहले जो यूज़ किए थे वैसे यूज़ करता हूँ, ओके पे क्लिक करूँगा तो इस फ्रेम के अंदर जैसे आप फ्रेम डॉट ऐड विंडो लिस्नर, इसके अंदर ये मेथड क्रिएट हुए हैं। तो जब भी हम कोई भी है ना एक्शन क्रिएट करेंगे, जैसे क्लोज करेंगे विंडो को ओपन करेंगे, तो जो भी फंक्शनैलिटी हम इधर देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। तो सेम प्रोसेस है, इधर सुपर डॉट विंडो क्लोजिंग को हटा देना है, वो इधर आपको टाइप कर देना सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, तो हमारा टर्मिनल के अंदर जैसे पहले शो हो रहा था वही सेम प्रोसेस है, वही हमारा शो हो जाएगा। अब इसको अलग अलग तरीके से, इसका मतलब क्या हुआ है, बाहर यूज़ करना, अंदर यूज़ करना, ये सब का मतलब क्या हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि है ना, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप है ना ये जो फ्रेम क्रिएट किया हुआ है, ये हमने फ्रेम ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है, ये हमने एक कंस्ट्रक्टर के अंदर क्रिएट किया हुआ है। अब इसको हम कंस्ट्रक्टर के बाहर क्रिएट करेंगे ना तो इस फ्रेम के अंदर मॉडिफिकेशन चेंजेस कर सकते हैं। तो आपने देखा रहेगा जैसे स्टैटिक, ग्लोबल्स और अलग अलग टाइप के वेरिएबल, लोकल वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल्स, तो है ना जैसे जो बाहर जो कि है ना मेन मेथड के बाहर रहता है तो उसको हम एक्सेस कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। और उसको फाइनल डिक्लेयर करते हैं तो उसको हम हमारे अलग अलग जो कि क्लास के अंदर यूज़ कर सकते हैं। और प्राइवेट डिक्लेयर करेंगे तो नहीं यूज़ कर पाएगा, पब्लिक डिक्लेयर करेंगे, फाइनल डिक्लेयर करेंगे, फाइनल मतलब चेंज नहीं हो पाएगा, पर अलग अलग क्लास के अंदर यूज़ करना है तो उसे हम मेन मेथड के अंदर नहीं क्रिएट करते। मेन मेथड के अंदर जो भी आप है ना क्रिएट करोगे, जो भी वेरिएबल डिक्लेयर करोगे, कोई भी आप क्रिएट करोगे, वैसे आप बाहर नहीं यूज़ कर सकते हो। तो बाहर हमें यूज़ करना पड़ता है कुछ सर्टन कंडीशन पे, तो वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो क्या करता हूँ, फिलहाल मैं हमारे जो यूज़फुल चीज़ें हैं वो रखते, तो इसे फ्रेम को मैं करता हूँ हटाता हूँ, और इधर जो मैं इसे इंप्लीमेंट कर रहा हूँ इसे भी हटा देता हूँ, तो ये हमारा एरर वेरर चले गया। अब जैसे कि दो चीज़ें मैंने आपको बताई, जैसे कि एक तो मैं ये फ्रेम को है ना हमारा मेन मेथड के अंदर कैसे क्रिएट करूँगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ, और एक जैसे कि है ना इस फ्रेम को मैं जो कि कंस्ट्रक्टर के अंदर क्रिएट कर रहा हूँ तो इसकी सीम मतलब इसको इसकी लिमिट है कि इसको हम यूज़ इस कंस्ट्रक्टर के अंदर तक ही कर सकते हैं, बाहर है ना कुछ भी नहीं कर सकते। तो अब हमें कुछ और भी चीज़ें ऐड करनी, जैसे बटन वटन ऐड करने इसके अंदर और भी, तो इस कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं इधर फ्रेम टाइप करूँगा तो हमारा सजेशन में ये नहीं देखने को मिल रहा है, देख सकते हो ये फ्रेम नहीं आ रहा है। अब क्या, अभी इधर देख सकते हो ये एरर आ रहा है। अब इस एरर को सॉल्व देखो मैं कैसे करता हूँ, तो इधर मैं लिख देता हूँ फ्रेम, ये मैंने पूरा फ्रेम टाइप कर दिया, ये रेड कलर है मतलब एरर है। तो इधर जो मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है ना, तो इस ऑब्जेक्ट को मैं बाहर क्रिएट कर लेता हूँ कंस्ट्रक्टर के। ये सब चीज़ें आपको तभी समझ में आएगी जब आपने जावा का ट्यूटोरियल देखा होगा, तो आपने नहीं देखा यार वो पहले जाके देख लीजिए। तो ये मैंने बाहर क्रिएट कर लिया, अब मैं इस फ्रेम को हटा देता हूँ। सो ये मैंने हटा दिया, तो ये आप देख सकते हो जैसे कि ये फ्रेम हमारा इधर से यूज़ हो रहा है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। सो देख सकते हो ये इसका कलर चेंज हो गया, और इधर आप देख सकते हो इधर हमारा एरर चले गया, मतलब ये पहले रेड कलर था अब रेड कलर नहीं है। अब बस हमें आगे डॉट लगाना है, डॉट लगाने के बाद में जो भी फंक्शनैलिटी ऐड करनी है वो आप ऐड कर सकते हो उसके अंदर सक्सेसफुली। तो इस तरह बाहर भी हम यूज़ कर सकते हैं इस फ्रेम को। तो हम जब एक क्लोज का मेथड क्रिएट कर रहे थे तो उस फ्रेम को कॉल कर रहे थे तो हमारा पूरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ रहा था। अब हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जैसे कि फ्रेम डॉट ऐड विंडो लिस्टनर, बाद में फिर इस विंडो लिस्टनर के अंदर मैं दिस टाइप कर देता हूँ। दिस टाइप करने के बाद में फिर हमारे जो ये थे मेथड्स उसे इम्प्लीमेंट कर देता हूँ, और कंट्रोल जो कि सेलेक्ट, सभी को मैंने सेलेक्ट कर दिया, और इधर मैं आपको बता दूँ जैसे कि हमारे सारे मेथड जो कि इधर शो हो गए। सो ये दिस देख रहे हो, तो अभी आप देख सकते हो जैसे कि क्लोजिंग वाला हम क्लोजिंग वाले पे वर्क कर रहे थे, तो इधर मैं टाइप करता हूँ फ्रेम, तो आप देख सकते हो आपको सजेशन में देखने को मिल रहा है ये फ्रेम। और यही चीज़ें पहले हमें सजेशन में देखने को नहीं मिल रही थी, और इधर डायरेक्ट मैं डिस्पोज लिखूंगा ना तो भी कोई इशू नहीं, क्योंकि हमने इस फ्रेम को कहाँ क्रिएट किया है, हमने कंस्ट्रक्टर के बाहर क्रिएट कर लिया। अब इस फ्रेम को हम यूज़ कर सकते हैं, और इसी फ्रेम को यूज़ करके हमने जो कि हमारा GUI क्रिएट किया है, तो इस फ्रेम के साथ में जो करना चाहे वो कर सकते हैं, वो भी कंस्ट्रक्टर के बाहर।
तो अब ये कब यूज़ करते हैं, कब हमें फ्रेम को बटन को कंस्ट्रक्टर के बाहर यूज़ करना पड़ता है, कब अंदर यूज़ करना पड़ता है, ये टोटली डिपेंड करता है आपके प्रोजेक्ट पे, आप किस टाइप का प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हो। जैसे आप प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हो इसके अंदर हमें बटन का टेक्स्ट चेंज करना है, कोई दूसरा मेथड कॉल होगा तो ये बटन पे आ जाना चाहिए, या फिर कोई दूसरा बंदा कॉल करता है तो ये बटन पे आ जाना चाहिए। तो वो टाइम पे हम बटन को जो कि कंस्ट्रक्टर के बाहर क्रिएट करते हैं, क्लास के अंदर रहता है ना, मेन मेथड के अंदर, मतलब कोई मेथड के अंदर वो होता ही नहीं है, वो बाहर होता है। तो इसको हम इजीली एक्सेस करके चेंजेस वगैरह फंक्शन वगैरह दे सकते हैं। तो ये मैं आपको और भी आगे बेहतर तरीके से समझा दूंगा। आई होप जितना बता रहा हूँ इतना आपको समझ में आता होगा। तो ये तो हो गया। और इधर आप देख सकते हो विंडो लिस्टनर हमारा ऑटोमेटिकली इंप्लीमेंट हो जाता है जब भी आप है ना दिस को यूज़ करते हो। और इधर एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने मेथड को इधर जो कि इंप्लीमेंट नहीं किया हुआ है। तो ये विंडो लिस्टनर के अंदर जो कि एब्स्ट्रैक्ट इसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्रिएट किया हुआ। एब्स्ट्रैक्ट के बारे में मैंने बताया हुआ, एब्स्ट्रैक्ट के अंदर कोई भी मेथड रहते हैं और मेथड की बॉडी नहीं होती, कुछ मेथड की बॉडी होती है, कुछ मेथड की बॉडी नहीं होती। तो बॉडी हमें खुद डिक्लेयर करनी पड़ती है, और वो मेथड की जिसकी बॉडी नहीं रहेगी वैसे आपको कंपलसरी क्रिएट करना ही पड़ेगा एब्स्ट्रैक्ट क्लास या फिर एब्स्ट्रैक्ट मेथड को यूज़ कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको जावा में बताई हुई है। सो अभी ये तो हो गया, और इसे भी मैं हटा देता हूँ। तो ये हो गया। अभी जैसे कि हम बात कर रहे थे, अब ये सारी चीज़ें मेन मेथड के अंदर कैसे करेंगे, मतलब मेन मेथड के अंदर फ्रेम कैसे क्रिएट करेंगे। तो कभी भी आपको पता है कोई भी आप है ना जावा का फाइल या फिर कोई भी प्रोग्राम रन कर रहे हो, मल्टीपल क्लासेस क्रिएट किए हुए, तो सबसे पहला हमारा क्या ढूंढता है, हमारा जो कि मेन मेथड ढूंढता है। और मेन मेथड के अंदर जो भी फंक्शनैलिटी होती है उसके थ्रू आप दूसरे क्लास को कॉल किए रहते हैं, उसके थ्रू मतलब एक लाइन होती है, जैसे कि एक वायर के थ्रू अलग अलग वायर में जाएगा। तो मेन वायर हमारा सबसे पहला ढूंढेगा। तो उसी तरह मेन मेथड के अंदर हमने जो कि इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और इस क्लास के अंदर हमने क्या हुआ है, जैसे फ्रेम बनाया हुआ है, बटन ऐड किया हुआ है, जो भी जीयूआई बनाई हुई है वो सारा इसको मिल गया, मिलने के थ्रू इसने सभी को रन कर दिया। ये हो गया। अब ये सारी चीज़ें हम मेन मेथड के अंदर ही कर देते हैं, जैसे कि हम बाहर करते ही नहीं है। तो वो कैसे करना है वही चीज़ मैं आपको बताया था। तो इधर हमें जो कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसी कोड को मैं कर देता हूँ कॉपी, और इधर जो कि हमारा एरर आएगा, क्या एरर आएगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। और इधर जो कि मैं इसे कर देता हूँ कट, और इधर मैं करता हूँ पेस्ट, और इन सभी को मैं करता हूँ कमेंट, और इन सभी को मैं कर देता हूँ कमेंट। सो इधर हमें ये एरर आया कि फ्रेम नाम का कोई हमारा जो कि ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं है। और आप देख सकते हो ये फ्रेम नाम का क्लास को मैंने यूज़ कर लिया, इसको इसका ऑब्जेक्ट बना दिया। अब ये सारी चीज़ें हमारे मेन मेथड के अंदर हो गई। और अब इस कोड को मैं करता हूँ रन। तो देख सकते हो हमारा जो कि सक्सेसफुल ये रन हुआ, और जो हमारे कंस्ट्रक्टर के थ्रू रन कर रहे थे वैसे भी हो गया और ऐसे भी हो गया। तो आपको सारा तरीका पता चल गया रहेगा। और इधर मैं क्लोज पे क्लिक करता हूँ तो अभी क्लोज नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने इधर मेन मेथड का जो कि ऐड विंडो लिस्टनर को यूज़ नहीं किया। तो इधर मैं लिखता हूँ फ्रेम डॉट ऐड विंडो लिस्टनर, न्यू विंडो लिस्टनर अडेप्टर्स फॉर अ क्लोजिंग, और इधर मैं लिखता हूँ डिस्पोज। सो डायरेक्ट डिस्पोज नहीं लिख सकता हूँ, इधर मैं टाइप करूँगा डिस्पोज, दैट्स इट। और अब मैं इस कोड को करूँगा रन। तो इधर आप देख सकते हो जैसे कि ना हमारा सक्सेसफुली रन हो गया है। और रेड बटन पे मैंने क्लिक किया, मतलब क्लोज बटन पे क्लिक किया तो सक्सेसफुली हमारा क्लोज हो गया। सो आपको मैंने सारा तरीका बता दिया कैसे क्रिएट करना, ये तो हो गया। ये सारी चीज़ें मेन चीज़ें काफ़ी सारे यूट्यूब पे वीडियो पर यार लोग इतना डिटेल में नहीं बताते हैं। मैंने भी काफ़ी सारे वीडियो देखे, तो मैंने अलग अलग वीडियो देखते सीखते गया। तो ऑलमोस्ट सभी चीज़ें कवर करनी हो सके, वीडियो लंबा भी हो सकता है, पर सारी चीज़ें बता रही कि कभी भी आप इंटरव्यू वगैरह देने जाओगे तो कहीं भी अटकोगे नहीं, रियल में अटकोगे नहीं। तो समझ सकते हो आप ये सारी चीज़ें मेरे बताने का मतलब क्या था। तो अब मैं जो कि है ना इसे फिर से करता हूँ कट। तो ये हमारा मेन मेथड के अंदर का मैंने शो कर दिया, पर बेहतर तरीका ये मेन मेथड वाला नहीं है, क्योंकि हम बहुत सारे मेथड क्रिएट करते हैं। ये तो मैंने एक फ्रेम सिंपल सा क्रिएट किया, इसके लिए मेन मेथड के अंदर मैंने शो कर दिया। पर जब आप है ना स्टूडेंट मैनेजमेंट या फिर लाइब्रेरी मैनेजमेंट या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर हो गया, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हो गए, वो क्रिएट करोगे ना, तो हमारा जो मेन मेथड रहेगा इसके अंदर बस क्या करोगे आप, सिंपल सा जो भी क्लास के अंदर आपने अलग अलग क्लास क्रिएट की हुई है, आपने ना डायलॉग बॉक्स के लिए अलग क्लास क्रिएट की हुई है, आपने ना कॉपी पेस्ट के लिए अलग क्लास क्रिएट की हुई है, आपने टेक्स्ट एरिया के लिए अलग क्लास क्रिएट की हुई, तो अलग अलग क्लास क्रिएट किए, वो सारे क्लास को बस आप कॉल करोगे मेन मेथड के अंदर। और उससे क्या हमारा जो कि है ना जो भी रहते फाइल वगैरह वो सेपरेट रहते हैं, और जिससे हमें पता चलता है कि कौन से क्लास के अंदर कहाँ एरर है। तो जिससे हमारा इजी पड़ता है कोड लिखना और समझने में भी इजी पड़ता है। तो आपने पैकेज का नाम तो सुना रहेगा, जो कि मैंने जावा के ट्यूटोरियल में बताया हुआ है। तो वो नाम नहीं सुना है पैकेज वगैरह के बारे में, मल्टीपल फाइल्स वगैरह के बारे में, तो वो वीडियो आप जाके देख सकते हो, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। सो मैं क्या करता हूँ, अभी मैं इसे कर देता हूँ अनकमेंट। सो हम फ्रेम को ही अनकमेंट करते हैं, और बाकी चीज़ें तो मैंने बता दिया आपको, बटन वगैरह लेबल वगैरह के बारे में। तो इन सभी मोस्ट ऑफ द चीज़ें सभी को अनकमेंट कर देता हूँ। तो अभी इधर मैं जो कि हमारा फ्रेम इसके अंदर ही क्रिएट कर लेते हैं।
अब हम बात कर रहे थे जो कि टेक्स्ट एरिया के बारे में। अब आगे बहुत ही सिंपल है, मेन चीज़ आपको बता दिया, बस एक्शन लिस्नर के बारे में देखना है और बाद में फिर आपको जो डायलॉग बॉक्स होते हैं, टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट फील्ड, चेक बॉक्स वगैरह, चॉइस लिस्ट वेस्ट, ये सारी के बारे में देखना है। तो ऑलमोस्ट हमारा जो कि हाफ एन आवर में ख़त्म हो जाएगा। सो इधर मैं ऐड करता हूँ अब टेक्स्ट एरिया को। तो इधर मैं टाइप करता हूँ टेक्स्ट, बाद में फिर आपको टाइप करना है टेक्स्ट एरिया, और उसके बाद में टेक्स्ट एरिया इक्वल टू न्यू टेक्स्ट एरिया। और इस टेक्स्ट एरिया के अंदर आपको पहले से कुछ चीज़ें ऐड करनी, तो इधर आप टाइप करके ऐड कर सकते हो। नहीं ऐड करनी तो नो प्रॉब्लम, आप खुद से टाइप करना चाहते हो टाइप कर सकते हो। इसका बॉन्ड से ऐड करता हूँ, बॉन्ड में से ऐड कर देता हूँ, जैसे कि मैं हमारे फ्रेम की साइज़ को इंक्रीज़ कर देता हूँ, काफ़ी छोटा फ्रेम है। सो इसका साइज़ 700 बाई हाइट भी मैं थोड़ी सी चौड़ी कर देता हूँ, उसकी जो कि 500। सो ये थोड़ा अच्छा दिखेगा, pretty much awesome, that's it। now I want to set a bond। सो बॉन्ड में असाइन कर देता हूँ इसको राइट साइड में दे देता, तो जो कि है ना हमारा लेवल वेबल का सभी का कैलकुलेशन करने के हिसाब, सारा हिसाब लगाने के बाद में फिर हमारा जो कि एक्स एक्सेस बनता है। तो हमने 500 है, 700 विद दी, तो विद बहुत ही लंबी चौड़ी, तो मैं इसे कर देता 250। तो एक्स एक्सेस 250 और जो कि हमारा वाई एक्सेस दे देता हूँ 40, और हमारे जो टेक्स्ट एरिया का साइज़ थोड़ा बड़ा दे देता हूँ, 100 बाई 100 का दे देता हूँ। तो 100 बाई 100 काफ़ी छोटा हो जाएगा, क्योंकि 150 तो ऑलरेडी हमने लेबल की भी दी हुई है। तो 200 बाई 200 दे देता हूँ। तो ये 200 बाई 200 का मैंने इसका दे दिया टेक्स्ट एरिया। उस टेक्स्ट एरिया को मुझे करना पड़ेगा ऐड। सो हमारे फ्रेम का नाम, इसके बाद में डॉट ऐड, इसके बाद में हमारा टेक्स्ट एरिया को ऐड कर दे। तो ये सक्सेसफुली हमारा टेक्स्ट एरिया ऐड हो गया, और इस कोड को करता हूँ एग्जीक्यूट। तो हमारा जो कि प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हुआ पर है। हाँ, तो क्या हुआ देख सकते हो, जैसे प्रोग्राम रन होने के बाद में इधर मैंने मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया था, ऑब्जेक्ट को कॉल नहीं किया था, इसके वजह से हमारा जीआई शो नहीं हुआ, तो हमें ऑब्जेक्ट को कॉल करना पड़ता है। तो इसे मैं करता हूँ अनकमेंट, और फिर से करता हूँ मैं मेरे कोड को एग्जीक्यूट। सो देख सकते हो हमारे जीआई के अंदर टेक्स्ट एरिया सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। तो इसके अंदर जो भी चीज़ आप चाहो वो टाइप कर सकते हो। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। सो ये सोच रहा था टाइप करने के लिए, पर यार अभी नहीं टाइप करता हूँ, पर आपका मन हो तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो। सो ये तो हमारा हो गया टेक्स्ट एरिया के बारे में। तो अब हम बात करते हैं, जैसे कि नेक्स्ट चीज़ होती है हमारी चेक बॉक्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। चेक बॉक्स को कैसे ऐड करना है, तो इन चीज़ों को मैं हटा देता हूँ। एक काम करते हैं, हम चेक बॉक्स के बारे में बाद में देखते हैं, थोड़े है ना एक्शन वगैरह के बारे में देख लेते हैं, जैसे कि बटन वगैरह के बारे में देख लेते हैं। बटन पे क्लिक करने पे कुछ चीज़ें फंक्शनैलिटी ऐड होनी चाहिए। तो ऑलरेडी मैंने लेबल टेक्स्ट वैक्स क्रिएट किया हुआ है। सो डायरेक्ट हमारा जो कि है ना बस फंक्शनैलिटी ऐड करना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि इस बटन पे कोई क्लिक करेगा तो हमारे लेबल पे जो भी टेक्स्ट है वो चेंज हो जाना चाहिए। तो इस टेक्स्ट एरिया को मैं करता हूँ, टेक्स्ट फील्ड को करता हूँ कमेंट। सो ये हमारे जो कि दोनों को कर देता हूँ कमेंट। अब हम बटन और लेबल के साथ में थोड़ा खेलेंगे। तो ये जो हमारे बटन और लेबल दिख रहा है, तो इस बटन को मैं करता हूँ टाइप, जो कि बटन डॉट, बाद में फिर आपको लिखना है ऐड लिखने के बाद में आपको सजेशन में देखने को मिलेगा ऐड एक्शन लिस्नर। सो बटन के लिए हम ऐड एक्शन लिस्नर को ही यूज़ करते हैं। इसके बाद में फिर न्यू लिखने के बाद में फिर आपको जैसे कि सजेशन देखना है, तो आप देख सकते हो कंट्रोल स्पेस टाइप करना है, तो आपको सारे सजेशन देखने को मिलेगा। और इधर आप देख सकते हो ए लिखोगे तो आपको एक्शन लिस्नर का ऑप्शन देखने को मिलेगा। और इसके बाद में कोड हमारा टाइप हो जाएगा एक्शन परफॉर्म। तो अब हमें क्या एक्शन परफॉर्म करना है, और इधर आपको ये याद रखना जो भी चीज़ें ऐड एक्शन लिस्नर, ऐड विंडो लिस्नर, तो इधर आप ऐड लिखोगे, ऐड के बाद में इधर आपको न्यू विंडो लिस्नर ही लिखना रहता है। उसी तरह सेम प्रोसेस है। इसके बाद में फिर इधर मैं टाइप करता हूँ लेबल डॉट सेट, और इधर मैं क्या करूँगा, इस टेक्स्ट का जो भी टेक्स्ट के अंदर दिया हुआ है, जैसे इसके अंदर क्या दिया हुआ है, सॉरी इस लेबल के अंदर क्या दिया हुआ है, हेलो फ्रेंड दिया हुआ है। तो अभी मैं इसको कर दूंगा चेंज। तो इसको चेंज करके मैं क्या करूँगा कि बटन क्लिक सक्सेसफुली। सो इधर मैं लिखता हूँ बटन क्लिक सक्सेसफुली। ये फुल्ली कुछ अलग ही हो रहा है। सो ये हमारा सेट हो जाएगा। जब हमारा बटन पे क्लिक होएगा तो हमारा हेलो फ्रेंड का टेक्स्ट चेंज होकर जो कि बटन क्लिक सक्सेसफुली हो जाएगा। तो चलो चेक कर लेते हैं ये हमारा वर्क कर रहा है कि नहीं। सो पहले के प्रोग्राम को हम टर्मिनेट कर दीजिए और हमारा नया प्रोग्राम रन कर दीजिए। तो देख सकते हो ये है हमारा बटन और ये है हमारा लेबल। सो अभी मैं इस क्लिक किया, वैसे हमारा जो कि सक्सेसफुली रन हो गया बटन क्लिक सक्सेसफुली। तो इस तरह एक्शन लिस्नर को यूज़ किया जाता है कुछ भी टास्क परफॉर्म करने के लिए। और जैसे मैंने जो कि हमारा विंडो लिस्नर को हटा दिया है, तो ये हमारा क्लोज नहीं हो रहा है। तो इधर से हम टर्मिनेट कर देते हैं। विंडो लिस्नर के बारे में तो बता दिया, बार बार वो बताने से मतलब नहीं है। सो अभी हम बात कर लेते हैं, जैसे कि है ना मैंने ये जो एक्शन परफॉर्म किया हुआ है
ये चीज़ें मैंने किसके अंदर किया, डायरेक्ट मैंने कंस्ट्रक्टर के अंदर कर दिया। तो ये हमारा कंस्ट्रक्टर आप देख सकते हो, ये हमारा कंस्ट्रक्टर इधर है, कंस्ट्रक्टर के अंदर हम कोड लिख रहे हैं, ये कंस्ट्रक्टर इधर क्लोज हो रहा है, ये हमारा मेन मेथड है। तो मेन मेथड के अंदर हम कुछ भी नहीं कर रहे, ये चीज़ आपको याद रखना है, हम सारी चीज़ें कंस्ट्रक्टर के अंदर ही कर रहे हैं। अब जैसे कि है ना, आप इधर लिखोगे दिस, तो इसे मैं करता हूँ कमेंट। सो इधर मैं लिखता हूँ बटन, बाद में फिर डॉट एक्शन लिस्टनर, उसके बाद में मैं इधर टाइप कर देता हूँ दिस। तो मतलब ये जो एक्शन है, जो फ्रेम हमारा पॉपअप होने वाला है, उसी फ्रेम के अंदर टास्क परफॉर्म करना है। तो ये दिस मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद में फिर अल्ट और एंटर प्रेस करना है। तो मेक अ ट्यूटोरियल AWT विंडो इम्प्लीमेंट, मतलब ये बोल रहा है कि बस ये वाला मेथड जो एक्शन परफॉर्म वाला मेथड क्रिएट कर लो। तो ये मेथड हमारा डायरेक्ट इस मेथड मेन मेथड के नीचे क्रिएट होएगा। तो वहाँ से मैं कट करके आपको शो कर दूंगा। तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ, तो हमारा सजेशन में आ गया, जो कि एक ही मेथड है एक्शन परफॉर्म वाला। तो इस पर मैं ओके पे क्लिक करता हूँ। तो देख सकते हो पब्लिक वॉइड एक्शन परफॉर्म, ये हमारा क्रिएट हो चुका है। ये एक्सट्रैक्ट मेथड है, जो कि ऑलरेडी एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर क्रिएट किया हुआ है। इसे ओवर ऐड करके हम हमारी फंक्शनलिटी को ऐड कर रहे हैं। सो ये आ गया मेथड। इस मेथड को मैं ऊपर ले लेता हूँ, जिससे आपको प्रॉपरली विजिबल रहेगा। सो देख सकते हो ये वाला बटन, इसका दिस मैंने दिया। दिस देने के बाद में अब मैं इधर भी सेम टाइप कर सकता हूँ लेबल, पर इधर आप देख सकते हो, इधर आपको है ना लेबल का ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, फ्रेम को हम बाहर यूज़ कर रहे थे, उसी तरह कुछ चीज़ें होती है जो कि हमें बाहर यूज़ करनी पड़ती है। सो मेरा मेन कहने का मतलब यही था, इसे बाहर यूज़ करने का, जो कि अब आप लेबल को नहीं यूज़ कर पा रहे। अब इस लेबल के अंदर जो लिखा हुआ है हेलो फ्रेंड, तो इसको मैं चेंज नहीं कर पा रहा हूँ। अब मैं इसे कैसे चेंज कर पाऊँगा, तो इसे मैं क्या करूँगा, इसे मैं कंस्ट्रक्टर के बाहर क्रिएट करूँगा। तो इधर मैं क्या करूँगा, इसको मैं करूँगा इधर से कॉपी, और इधर मैं जो कि इसे करूँगा पेस्ट, और इधर मैं लगाऊंगा सेमी कॉलम। तो ये लेबल मैंने कंस्ट्रक्टर के बाहर क्रिएट कर लिया। और इसके बाद में मैं आता हूँ और इधर जो लेबल मैंने लिया हुआ है, नाम दिया, उसे मैं हटा देता हूँ। तो अब इसका कलर भी चेंज हो गया है, जो कि पर्पल, लाइट पर्पल कलर हो गया है। तो वो लेबल जो कि बाहर जो लेबल क्रिएट किया हुआ है, यहाँ देख सकते हो ये वाले लेबल को यूज़ किया हुआ है। अब इस लेबल को मैं, जो कि ये कंस्ट्रक्टर के अंदर कोड किया गया है, जो फ्रेम व्रेम ये सब चीज़ें ये कंस्ट्रक्टर के अंदर है, और ये वाला मेथड है, ये फ्रेम जो कंस्ट्रक्टर के बाहर मेथड, पर फंक्शनैलिटी जो कंस्ट्रक्टर के अंदर बटन है इसके थ्रू ही होएगा। पर इधर आप देख सकते हो, इधर अब लेबल को मैं यूज़ करूँगा ना, तो देख सकते हो सजेशन आ रहा है। अभी सजेशन क्यों आ रहा है, क्योंकि हम लेबल को हमने बाहर ले लिया है। तो एक्स्ट्रा कोड को मैं हटा देता हूँ, जिससे आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना लगे। तो ये देख सकते हो ये हमारा लेबल आ गया। अब मैं इधर लिखता हूँ डॉट, बाद में सेट टेक्स्ट, सेम चीज़ें मैं लिखता हूँ जैसे मैंने इधर लिखा था, बटन क्लिक सक्सेसफुली, और इधर मैं लिख देता हूँ सेम बटन क्लिक सक्सेसफुली, दैट्स इट। तो आप देख सकते हो अब हमारा फंक्शनलिटी प्रॉपर वर्क करेगा। तो अब आपको समझ में आता रहेगा कि लेबल को कब बाहर यूज़ किया जाता है, कब अंदर यूज़ किया जाता है। कुछ चीज़ें आपको है ना यूज़र से हिडन रखनी, यूज़र हमारे बैकएंड चीज़ें ना जान पाए, वो कंडीशन पे हम यूज़ करते हैं। सो ये हमारा फंक्शनैलिटी ऐड हो गया। अब मैं इस बटन पे करता हूँ क्लिक, जैसे क्लिक करूँगा तो बटन क्लिक सक्सेसफुली, तो ये हमारा जो कि बाहर वाला सक्सेसफुली रन हो रहा है मेथड। तो इस तरह एक्शन परफॉर्म को यूज़ किया जाता है, मतलब ऐड एक्शन लिस्टनर को यूज़ किया जाता है। सो आई होप आपको इतना समझ में आ गया रहेगा। अब इसी तरह जैसे हम देख लेते हैं नेक्स्ट कुछ दूसरी चीज़ें, तो हम देख लेते हैं चेक बॉक्स के बारे में। सो चेक बॉक्स को भी क्रिएट करना बहुत ही सिंपल है। तो इसी फ्रेम के अंदर मैं चेक बॉक्स को क्रिएट करके दिखा देता हूँ और एक्स्ट्रा कोड को हटा देता हूँ, जैसे कि ये हमारा बटन का, परफॉर्मेंस का, और ये टेक्स्ट एरिया वैक्स एरिया जो है वो हमने हटा दिया है। तो इधर जैसे कि हम क्या करते हैं, इधर मैं चेक बॉक्स दे देता हूँ। तो चेक बॉक्स के लिए आपको टाइप करना सिंपल चेक बॉक्स, और इधर मैं इसका नाम ही चेक बॉक्स रख देता हूँ। इसके बाद में न्यू, इसके बाद में फिर चेक बॉक्स, उसके बाद में फिर मैं इसके अंदर ऐड कर देता हूँ सी फॉर एग्जांपल जावा, इधर डाल देता हूँ। और इसके बाद में सेम एक और चेक बॉक्स क्रिएट करता हूँ, और इधर मैं लिखता हूँ चेक बॉक्स 1 इक्वल टू न्यू चेक बॉक्स, और इधर मैं लिख देता हूँ पाइथन। और हम क्या करेंगे, ये चेक बॉक्स क्रिएट करेंगे, जो चेक बॉक्स आप सेलेक्ट करोगे वो चेक बॉक्स हमारा लेबल पे प्रिंट हो जाएगा। यू सेलेक्टेड पाइथन, यू सेलेक्टेड जावा। अब इस चेक बॉक्स को मुझे असाइन करना पड़ेगा, मतलब पोजीशन बताना पड़ेगा कि कहाँ मुझे सेट करना है। सो इधर मैं लिखूँगा चेक बॉक्स, और उसके बाद मैं सेट बॉन्ड, और इसका मुझे बताना पड़ेगा जो कि पोजीशन। तो मैं ऑलरेडी कौन से पोजीशन पे क्या यूज़ करूँ, जैसे बटन यूज़ करो, लेबल यूज़ करो, तो मैं इसका जो कि 20 कर देता हूँ। और हमने हाइट ऑलमोस्ट 500 कर दी है हमारे फ्रेम की, तो सो आराम से आ जाएगा। तो इधर मैं 120 कर देता हूँ। और हमारे चेक बॉक्स की विड्थ और हाइट 50-50 बहुत है। विथ हाइट हमारी ज़्यादा है, अब हाइट हमारी 30 प्रॉपर है। सेम ये हमारा चेक बॉक्स 1, और उसके बाद में इधर मैं लिखता हूँ जैसे कि सेट बॉन्ड, उसके बाद में फिर इधर मैं डाल देता हूँ
सेम 20, उसके बाद में 150, हाँ 150 ठीक रहेगा, ऑलमोस्ट नीचे ही आ जाएगा। और विथ इसका 50 और हाइट इसका जो कि 30। सो ये चेक बॉक्स और चेक बॉक्स 1 ये दोनों हमारे चेक बॉक्स हो गए। अब इन दोनों चेक बॉक्स को मुझे ऐड करना पड़ेगा फ्रेम के अंदर। तो फ्रेम के अंदर ऐड करना भी बहुत ही सिंपल है। इधर मैं लिखूँगा हमारे फ्रेम का नाम और उसके बाद में डॉट ऐड चेक बॉक्स 1 और सेम हमारा फ्रेम डॉट ऐड, उसके बाद में फिर हमारे चेक बॉक्स 2, मतलब 1 मैंने चेक बॉक्स और एक चेक बॉक्स 1 नाम डालो। ये हमारा चेक बॉक्स सक्सेसफुली ऐड हो गया। अब इस कोड को करता हूँ रन, तो आपको दिखा देता हूँ चेक बॉक्स किस टाइप का दिख रहा है। तो देख सकते हो हमारा जावा पाइथन ये हमारा जो कि सक्सेसफुली जो कि क्रिएट हो गया। अब इधर देख सकते हो ये दोनों चेक बॉक्स पे टिक करो तो दोनों चेक बॉक्स टिक हो जाए। तो आई होप मैं जो आपको बता रहा हूँ जावा AWT कंपोनेंट के बारे में वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही रहेगी। तो जो भी चीज़ें मैंने सिखाई है इस ट्यूटोरियल के अंदर, जो कि हमारा 1 आवर का ट्यूटोरियल था, जिसके अंदर मैंने ना ऑलमोस्ट हर चीज़ को एकदम डीप में सिखाया है, तो आपने साथ में प्रैक्टिस किया रहेगा तो आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ गया रहेगा। तो अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट ट्यूटोरियल के बारे में। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल आपको मेरे वेबसाइट पे मिल जाएगा, वेबसाइट की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब ये नेक्स्ट ट्यूटोरियल मैंने ना वेबसाइट पे क्यों अपलोड किया, यूट्यूब पे क्यों नहीं अपलोड किया, इसका एक रीज़न है, वो मैं आपको बताया। तो सबसे पहला जैसे कि आप देख सकते हो मैं मेरे यूट्यूब चैनल पे लेके आ जाता हूँ, तो इधर मैंने काफ़ी सारे अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल्स अपलोड किए हुए, SQL के, कॉटलिन्स के, पाइथन के, ऐसे बहुत सारे, पर इस पर बहुत ही कम व्यू आते हैं और मुझे मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। इस ट्यूटोरियल को क्रिएट करने के लिए मुझे आधी रात को जाग के ट्यूटोरियल क्रिएट करना पड़ता है, क्योंकि बैकग्राउंड नॉइस वगैरह, बाहर कंस्ट्रक्टर का काम चल रहा है तो वहाँ का भी नॉइस वगैरह आता है, तो वो सारे नॉइस वगैरह भी क्लियर रहने चाहिए, तो जो भी लोग मेरा ट्यूटोरियल देख रहे हैं उन्हें प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा। तो इधर आप देख सकते हो जैसे कि SQL का मैंने ट्यूटोरियल अपलोड किया था, 5 व्यू, 2 व्यू, 1 व्यू, और किसी किसी वीडियो में तो कुछ व्यू ही नहीं है, 3-3, 4-4 वीक हो गए। इधर आप देख सकते हो कॉटलिन के ट्यूटोरियल में आप देख सकते हो 6 व्यू, 1 व्यू, 2 व्यू, तो 1 मंथ हो गए, तो इसमें भी कुछ ज़्यादा व्यू नहीं है। और ये सारी चीज़ें मैंने एकदम डीप में समझाई है, तो इसके कारण मुझे है ना मेरे ट्यूटोरियल्स कुछ जो कि वेबसाइट पे अपलोड करने पड़ रहे हैं। अब मैं आपको मेरे वेबसाइट पे लेके आ जाता हूँ। तो इधर आप देख सकते हो 99course.in करके मेरे डोमेन का नाम है, तो आप देख सकते हो आप डायरेक्ट टाइप करोगे तो मेरे वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाओगे, और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो जैसे आप मेरे वेबसाइट पे आओगे तो इधर आप देख सकते हो जो कि जावा AWT का कोर्स मैंने इधर अपलोड किया हुआ है। और इसका आप सोचते रहोगे कि यार मैंने प्राइस रखा हुआ है 50 रुपीज़, तो ये जो मैंने प्राइस रखा हुआ है ये 30 डे मनी बैक गारंटी है। आपको लग रहा है कि जो मैंने 1 आवर जो कि इसके पहले का ट्यूटोरियल सिखाया वो वैल्यूबल नहीं है, वो आपको लग रहा है कि कुछ मतलब खास नहीं था, अच्छा नहीं था, आपको कुछ समझ में नहीं आया, तो आप आगे का कोर्स परचेस नहीं करोगे तो भी नो इशू। और आपको लग रहा है कि यार मैं जो सिखा रहा हूँ वो वैल्यूबल है, वो अच्छी चीज़ है, और ये चीज़ें है ना आप कहीं भी सर्टिफिकेशन वगैरह करने जाओगे तो वहाँ आपको है ना जो कि 11,000, 8,000, 12,000 जो कि बेसिक चीज़ें बता देंगे, और इतना जो कि स्टार्टिंग में फीस ले लेंगे। और इधर जो कि मैं पहले आपको बता दिया हूँ कि किस टाइप का मेरा कोर्स है और किस टाइप का ट्यूटोरियल है, ऑलमोस्ट मैंने 50% चीज़ें जो कि फ्री ऑफ कोर्स आपको बता दी है। और इस ट्यूटोरियल में मैं आपको जो कि है ना सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप इस कोर्स को कंप्लीट करते हो तो आपको एंड में सर्टिफिकेट भी मिलेगा, और आप 30 डे तक मतलब मनी बैक गारंटी दी हुई है। ये कोर्स जो कि 4 आवर का, तो आपका 1 या 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। और आपको लग रहा है कि 1-2 दिन में कंप्लीट होने के बाद में जो चीज़ मैंने बताया वो यूज़फुल नहीं है, वो चीज़ें जो कि है ना आपको लग रहा है कि वो बहुत ही सिंपल है या फिर आपको पसंद नहीं आए, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हो। इधर मैंने नीचे मेरा कॉन्टैक्ट ईमेल दिया हुआ है, इस ईमेल पे आप मेल कर सकते हो। आप बोल सकते हो मैंने ये कोर्स परचेस किया और मुझे पसंद नहीं आया तो मुझे रिफंड चाहिए। विद इन 1 आवर में आपका जो कि है ना रिफंड प्रोसेस कर दूंगा। और इसका प्राइस मैंने जो कि 50 रुपीज़ ही रखा हुआ है, क्योंकि हमें काफ़ी सारा यूट्यूब पे टाइम देना पड़ता है वीडियो बनाने के लिए, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है, बाद में फिर व्यू भी बहुत कम आते हैं, और इंडिया में टीचिंग के रिलेटेड बहुत कम देखते हैं सच्ची में। तो इसके लिए मैंने आगे का कोर्स इधर अपलोड किया। अब आप है ना जैसे कि ये मेरी वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर मैं काम कर रहा हूँ, आप मेरी वेबसाइट पर विजिट करोगे तो हो सके मेरी वेबसाइट का डिज़ाइन वगैरह थोड़ा डिफरेंट देखने को मिल जाए या फिर थोड़ा चेंजेस देखने को मिल जाए, तो आप टेंशन मत लीजिए। आपको लग रहा रहेगा कि यार वीडियो में तो कुछ अलग वेबसाइट दिख रही थी और इधर कुछ अलग वेबसाइट दिख रही थी, तो इसमें मैं अपडेट कर रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें चेंजेस कर रहा हूँ और बहुत सारे जो कि ऑप्शन ऐड कर रहा हूँ। अभी तो पेमेंट मेथड जो कि मैंने पेटीएम का ऐड किया हुआ है, तो आप पेटीएम के थ्रू पे कर सकते हो, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड वगैरह से पे कर सकते हो। और आप बाहर जैसे US वगैरह में रहते हो वहाँ से आपको पे करना है, तो इसके लिए जो कि आपको मुझे मेल करना पड़ेगा। तो डिज़ाइन वगैरह में चेंजेस रहेगा तो कुछ भी टेंशन मत लीजिए, वो भी मेरी खुद की वेबसाइट रहेगी और मेरे खुद के कोर्स रहेंगे। और मैं अभी थोड़ा सा जो कि है ना बिजी हूँ तो अभी अपडेट नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन फ्यूचर में मैं इस वेबसाइट पे अपडेट करूँगा।
तो ये हो गया। अब आप मेरे वेबसाइट पे विजिट करते हो तो सबसे पहले आपको कोर्स कैसे परचेस करना है ये मैं प्रोसेस भी बता देता हूँ, नहीं तो काफ़ी लोगों को डाउट रहेगा कि कैसे परचेस करना है। तो सिंपल है, जिस तरह आप यूडेमी या फिर कोई भी है ना लर्निंग वेबसाइट रहती है उस पर परचेस करते हो उसी तरह परचेस करना रहता है। सबसे पहले आपको रजिस्टर पर क्लिक करके रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर करने के बाद में फिर आपको मेरे कोर्स जो भी परचेस करना है उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आप देख सकते हो इधर मेरे कोर्स के अंदर आ जाओगे और इधर आप देख सकते हो इधर जो मैंने यूट्यूब पे ये वीडियो बताया ये वाला ट्यूटोरियल जो कि इधर जो कि मैंने सीन रखा हुआ, तो आप देखना चाहते हो फिर से इधर क्लिक करके देख सकते हो। और बाकी के जो ट्यूटोरियल जो कि हिडन है मतलब ये शो नहीं होंगे। जब आप सक्सेसफुली एनरोल कर लोगे मेरे कोर्स के अंदर बाद में फिर ये वाले कोर्स जो कि शो हो जाएंगे। तो एनरोल कैसे करना है, इधर बाय दिस कोर्स पे क्लिक करना है। बाय दिस कोर्स पे क्लिक करने के बाद में सिंपल सा डिटेल आपको फिल करना है। उसके बाद में फिर प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करना है। प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करोगे तो पेटीएम के थ्रू आप पे कर सकते हो। तो कोई भी स्टूडेंट वगैरह है उसके पास क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड या फिर 17+ नहीं है, बस पेटीएम है, तो पेटीएम के अंदर उनके फंड जो कि 50 रुपीज़ 40 रुपीज़ 100 रुपीज़ है तो इसके थ्रू वो ऐड करके जो कि पे कर सकता है। और जो कि पे करने के बाद में आपको कोर्स का जो कि लिंक आपके है ना ईमेल पे भी आ जाएगा, जो ईमेल आपने डाला रहेगा। और आप माय अकाउंट के अंदर क्लिक करके आपने जो कोर्स परचेस किए रहेंगे वो सारे कोर्स भी दिख जाएंगे। और ये सारे कोर्स जो भी आप परचेस करोगे है ना वो फ्री लाइफ टाइम एक्सेस रहेगा। कुछ भी लिमिट नहीं है कि आपको 6 दिन 10 दिन 15 दिन 30 दिन ऐसा कुछ लिमिट के बाद में एक्सपायर हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं। लाइफ टाइम तक आप इस कोर्स को देख सकते हो। जब आपका मन करे तब आप ये वीडियो को प्ले करके देख सकते हो। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ आपको आई होप समझ में आ गया रहेगा। मैं आगे के कोर्स भी जो कि है ना यूट्यूब पे अपलोड करता, पर कुछ अच्छा जो कि है ना मतलब व्यू आने लग गया, फ्यूचर में कुछ अच्छे जो कि लोग देखने लग गए तो उसके बाद में मैं सारे कोर्स मेरे फ्री कर दूंगा। फिलहाल तो देख सकते हो जैसे कि मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। और व्यू का कंडीशन आप खुद मेरे चैनल के अंदर जाके देख लीजिए कि कितने व्यू आ रहे हैं। और मेरे कोर्स को देखिए, मेरे कोर्स जो कि है ना आपको अच्छे लग रहे कि नहीं लग रहे वो भी आप देखिए। देख के आप बताइए कि उसके इतने व्यू होने चाहिए थे या फिर इससे ज़्यादा व्यू होने चाहिए थे। तो आपको यहाँ तक ये वीडियो अच्छा लगा तो यार आप लाइक कर सकते हो। और काफ़ी सारे जो कि वीडियो मैंने फ्री भी दिए हुए तो उनकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लीजिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।